सर स्क्रीन शेयर कीजिए। सर स्क्रीन शेयर। ठीक है सर, आप क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। गुड इवनिंग सर। सर क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। गुड इवनिंग सर। मुझे आवाज नहीं आ रही है, फिर सर ने क्लास स्टार्ट नहीं करा अभी। आवाज नहीं आ रही है। नहीं सर, आवाज नहीं आ रही आपकी सर। वी कांट हियर यू सर। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। Am I audible now? यस सर, यू आर सर।
ठीक ठीक। Yes, सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चलिए बेटा, स्क्रीन विजिबल है आप सभी को? Yes, sir. यस Good सर। evening, sir. गुड इवनिंग बच्चे। सो बेटा, जो हमने लास्ट क्लास ली थी, उस लास्ट क्लास में मैंने आपको ये सिखाया था कि जो बॉन्ड होता है उसकी हम वैल्यूएशन कैसे करते हैं, और जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उनकी वैल्यूएशन कैसे करते हैं, और जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं हम उसकी वैल्यूएशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो एक बार बस मैं क्विक रिकैप करा रहा हूँ चीजों का ताकि हम आगे बढ़ पाए। तो वैल्यूएशन में मैंने बताया था कि अगर आपको किसी भी सिक्योरिटी की वैल्यूएशन करनी हो तो आपको ये चेक करना है कि उस सिक्योरिटी से आपको कितने बेनिफिट्स होंगे। जैसे कि शेयर्स में हमारे को बेनिफिट होता है डिविडेंड का, प्रेफरेंस शेयर्स के केस में हमें बेनिफिट होता है डिविडेंड का, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स के केस में हमें बेनिफिट होता है उस पे मिलने वाले इंटरेस्ट का और उसकी रिडेम्पशन वैल्यू का। तो हम उनकी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हमें बॉन्ड की वैल्यूएशन करनी है, दैट मींस बॉन्ड से होने वाले इंटरेस्ट ओवर द पीरियड, यानी कि ओवर द मैच्योरिटी, और उससे मिलने वाली रिडेम्पशन वैल्यू। रिडेम्पशन वैल्यू का मतलब कि जब बॉन्ड ओवर हो जाएगा, उसकी मैच्योरिटी ओवर हो जाएगी, तो तब हमारे को जो कंपनी होगी जिसने भी बॉन्ड इशू किए थे वो हमें कितना पैसा वापस करेगी। ठीक है, फिर एक हमने पढ़ा था इसके अंदर में कि जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड पे करते हैं और उसकी हमारे को प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो वो प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू आ जाएगी। फिर हमने पढ़ा था कि जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उनका क्या है। तो हमारा अभी वो क्योंकि टॉपिक पूरा नहीं हुआ था, तो जो बॉन्ड की वैल्यूएशन थी, बॉन्ड की वैल्यूएशन में मुझे एक बार फॉर्मूला याद कराओगे कि हमने क्या पढ़ा था फॉर्मूला? फॉर्मूला वाज वेरी सिंपल कि एक बॉन्ड से मिलने वाले जो कूपन्स होते हैं, कूपन्स का मतलब उस बॉन्ड पे मिलने वाला जो इंटरेस्ट होता है विच रिमेन्स फिक्स। ठीक है, तो मान लो कि ये फर्स्ट ईयर का कूपन था, ये सेकंड ईयर का कूपन था, तो फर्स्ट ईयर का जो कूपन था उसको हमने आई स्टैंड्स फॉर द डिस्काउंटिंग रेट, ठीक है ना, और इस तरीके से हमने एक फॉर्मूला ड्राइव कर लिया था। ठीक है, एंड फाइनली हमने देखा था कि nth ईयर, एन मतलब कि कितने टाइम की इसकी मैच्योरिटी है, और हमने वहां तक एक सीरीज ऑफ पेमेंट्स बनाई थी, प्लस रिडेम्पशन वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस आई रेज टू पावर ए, इट गिव्स यू इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इसी को हम शॉर्ट में क्या बोल रहे थे? आईवी बोल रहे थे। आईवी स्टैंड्स फॉर द इंट्रिंसिक वैल्यू, और इसको हमने सिग्मा की फॉर्म में कैसे लिख लिया था कि इट वाज सिग्मा, और सी डिवाइड बाय 1 प्लस आई, ये सब कुछ कॉमन है, तो सी डिवाइड बाय 1 प्लस आई। तो अब देखो यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ n, यहाँ n, तो इफ यहाँ के तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? के। और ये नंबर कहाँ से शुरू हुआ? 1 से, और कहाँ तक जा रहा है? n तक। तो हमने लिख दिया कि k स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गोज अप टू n। तो एक तो ये जो ब्रैकेट वाली चीज थी इसको हमने सिग्मा फॉर्म में रिड्यूस कर दिया, और जो रिडेम्पशन वैल्यू थी उसको हमने एज ए सेपरेट रख दिया। तो ये हमारी आईवी का फॉर्मूला बन गया था। ठीक है, अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये तो तब था जब हमारी जो बॉन्ड है ना, उस बॉन्ड की हमारे पास एक मैच्योरिटी हो। मैच्योरिटी का क्या मतलब होता है कि कितने टाइम बाद वो वापस मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बॉन्ड परपेचुअल हो, ठीक है, तो उसकी वैल्यूएशन हमें कैसे करनी है ये हमारे को देखना है। ठीक है, तो अब हम सीख रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ ए परपेचुअल। सर, बेटा बोलो। ये जो आप ऑनलाइन क्लास में हुआ था या ऑफलाइन में? क्योंकि ऑनलाइन ये वाला ऑफलाइन में हुआ था, इसीलिए मैं आपको ये रिवाइज करा रहा हूँ ये वाला पॉइंट। ऑनलाइन में भी करा देते ना। बेटा देखिए, अगर मैं से सब कुछ करूंगा ना तो 50% क्लासेस ऑलरेडी रिड्यूस हो जाएंगी। ठीक है ना, तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैंने सारा का सारा आपको एक रिवीजन मोड के अंदर में यहाँ पर डाल रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपका भी नुकसान ना हो।
तो ये जो हमारा परपेचुअल बॉन्ड है, परपेचुअल बॉन्ड का मतलब है कि हमारी जो बॉन्ड है ना, बॉन्ड की मैच्योरिटी नहीं है, मतलब इन्फिनिटी टाइम तक वो बॉन्ड हमारे पास चलने वाला है। तो उस वाले केस के अंदर में जो उस बॉन्ड की इंट्रिंसिक वैल्यू होगी ना, वो होगी उस बॉन्ड का कूपन डिवाइड बाय डिस्काउंटिंग रेट। ठीक है, तो कूपन मतलब सी और डिस्काउंटिंग रेट मतलब आई। अगर हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो हमारे को एक परपेचुअल बॉन्ड की वैल्यूएशन मिल जाएगी। ठीक है, और अगर बॉन्ड की मैच्योरिटी है, दैट मीन्स आपको पता है कि बॉन्ड कितने टाइम का है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके उसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल से आपको दोनों केस बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि मान लो कि आपको एक वैल्यू पता करनी है, फाइंड वैल्यू ऑफ ए परपेचुअल बॉन्ड। अब देखो नाम से लिख रहा है ना कि आपका जो बॉन्ड है वो परपेचुअल है, यानी कि बॉन्ड की कोई मैच्योरिटी नहीं है, विथ कूपन ऑफ 10%, और जो उसका कूपन रेट है वो कितने का है, 10% है, और जो उस बॉन्ड की फेस वैल्यू है वो है से 1000 रुपीज। ठीक है, एंड जो डिस्काउंटिंग रेट है वो है से 8%। हमारे को अब इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो सी का मतलब क्या होता है, कूपन। तो इसका जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो वेरी सिंपल, तो कूपन हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। तो 1000 रुपीज की हमारी फेस वैल्यू है, और उस पे 10% का इंटरेस्ट आपको मिलेगा, आल्सो नोन एज कूपन। तो मेरे को मिलेंगे 100 रुपीज। ठीक है, फिर मेरे को ये देखना है कि क्वेश्चन में मेरे पास में डिस्काउंट रेट क्या है। तो डिस्काउंट रेट की वैल्यू हमारे को बताओ कितनी दी गई है, से 8%। ठीक है, बस आप इसको भी इस फॉर्मूले में इंसर्ट कर दीजिए, आपको आपके बॉन्ड की इंट्रिंसिक वैल्यू मिल जाएगी। तो दैट मीन्स 100 डिवाइड बाय 0.08, मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में इसको रख लीजिए। ठीक है, बेटा बताइए कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ में आया हो ये। तो ये बॉन्ड की वैल्यू आ गई 1250। बच्चे बताइए कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना समझ में आया हो। चलिए, उसके बाद मान लीजिए कि एक दूसरा एग्जांपल, इस बार बॉन्ड की है ना हमारे पास में वैल्यू है, लेकिन मैच्योरिटी की है। ठीक है, तो फाइंड वैल्यू ऑफ ए बॉन्ड विद मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 3 इयर्स। 3 साल की मैच्योरिटी पीरियड है, और उस बॉन्ड की जो फेस वैल्यू है वो 1000 रुपीज है। तो जो बच्चे ऑफलाइन क्लास में नहीं थे उनके लिए जो ये वाला क्वेश्चन होगा, ये उनका वो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करवा देगा। 1000 रुपीज की उसकी फेस वैल्यू है, और जो उसका डिस्काउंट रेट है वो 12% है। ठीक है, एंड जो कूपन रेट है वो 10%। तो कोई बताएगा आपकी वैल्यूएशन हम कैसे करेंगे, एनीबॉडी बेटा, खासकर वो जो क्लास में थे। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे जिसमें हमारे को मैच्योरिटी पीरियड पता हो। पहले नंबर ऑफ ईयर लिख लेंगे सर। हाँ, तो पहले हम नंबर ऑफ ईयर्स लिख लेंगे। यस सर। ठीक उसके है, बाद तो कूपन रेट से यानी कि मिलने वाला है। मैच्योरिटी है ना, तो 1 2 एंड 3। फिर हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे कि हमारे को कितना कूपन मिलता है। यस। ठीक है, कूपन फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, फेस वैल्यू कितनी है, 1000 की है, तो 1000 पे 10% का 1015 कूपन लगाओगे तो 100 100 रुपए हो रुपीज, गए। 100 रुपीज एंड 100 रुपीज। फिर हमारे लास्ट को में एक बात 1100। और याद रखनी है, एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी जो डिवेंचर होगा या जो बॉन्ड होगा उसको रिडीम भी किया जाएगा। वो बॉन्ड डिस्काउंट पे भी 1100। रिडीम हो सकता है, यानी कि कम पे, फेस वैल्यू से कम पे वापसी हो सकती है, फेस
या प्रीमियम? वैल्यू से ज्यादा पे हो सकती है, उसको प्रीमियम पे रिडेम्पशन कहते हैं, और फेस वैल्यू के बराबर भी हो सकती है, उसको एट पार कहते हैं। अब मुझे बताओ, क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसकी रिडेम्पशन जो हो रही है वो किस पर हो रही है? एट प्रीमियम है, और एट डिस्काउंट है, और एट पार है? नहीं लिखा है तो सर एट नहीं पर मान लिखा है, लेंगे। तो हम इसको एट पार मान लेंगे। दैट मीन्स एट द एंड ऑफ द 3 years मुझे एक तो कूपन मिलेगा 100 रुपीज का, साथ ही साथ मुझे जो मेरी फेस वैल्यू है वो वापस कर दी जाएगी। तो इन टोटलिटी मुझे एट द एंड ऑफ 3 years मुझे 1100 रुपीज मिल जाएंगे। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और गिवन डिस्काउंट रेट पे। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हम कैलकुलेट करेंगे 10% की डिस्काउंट रेट पे। ठीक है, तो अब वो हम कैसे निकालते हैं? वो बहुत इजी था, ये आपने अपने अर्लियर सेमेस्टर्स में भी सीखा होगा, और डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में भी सीखा होगा, और जो मैंने लास्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ाए थे तब भी मैंने आपको ये पॉइंट सिखाए थे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है सर हाँ बोलिए। सर डिस्काउंट रेट तो 12% है। हाँ तो बेटा मैं भी लूंगा ना यहाँ पर 12% आई की जगह। क्या आप ये सोच रहे हैं कि कूपन में मैंने 10% सर हमने यूज किया प्रेजेंट है? वैल्यू फैक्टर 10% ले रखा है ना, वो इसलिए कह रहे हैं तो शायद। वो प्रेजेंट अच्छा, वैल्यू अच्छा, फैक्टर का बोल रही हूँ ठीक मैं। ठीक 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 ठीक, सॉरी। ना ओके, चलिए Yes, sir. तो अब आप Yes, अपने sir. कैलकुलेटर पे है ना इसको लिख सकते हैं, जैसे कि 1/1 + 12%, तो ये नंबर आ जाएगा 1 प्लस में 0.12 एंड इट विल गिव यू 1.12। तो इसको आप कैलकुलेटर पे पुट कर दीजिए, एंड कैलकुलेटर पे यू विल फाइंड 1/1.12, तो आपको फर्स्ट नंबर मिल जाएगा 0.8928। इसी तरीके से सेकेंड टाइम कैलकुलेटर प्रेस कर देंगे आप, आपको फिर और कुछ नहीं करना, तो आपको एक नंबर और मिल जाएगा। फिर इसी तरीके से थर्ड टाइम प्रेस कर देंगे तो आपको एक नंबर और मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये जो आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ जाएगा, आपको बस एक लास्ट कॉलम और बनाना है विच इज नोन एज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स कि बस इसका और इन नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो जब आप ये मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो ये नंबर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है बेटा, कोई ऐसे स्टूडेंट इसको ना समझ में आया हो ये? तो ये मेरे पास में नंबर आ गया 782.98 डिवाइडेड बाय, सॉरी इन सबको प्लस कर लीजिए। तो जब आप इसको प्लस करोगे तो आपके पास में ये नंबर आ जाएंगे। तो 951.98 यही इस बॉन्ड की वैल्यू है, और इसी को हम इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। ठीक है, फिर हमने एक पॉइंट ये मतलब डिस्कस किया था क्लास में, इफ मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू से 1100, ठीक है, देन शुड वी बाय द बॉन्ड। तो क्या हमें अब बॉन्ड खरीदना चाहिए? तो आप देखो, इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है कि वो जो बॉन्ड है वो कितनी अपनी हैसियत रखता है। तो 951.98 लगभग लगभग 952 का बॉन्ड मार्केट में ट्रेड हो रहा है 1100 रुपीज का। तो बताओ, बॉन्ड सस्ता बिक रहा है मार्केट में या महंगा बिक रहा है? महंगा सर। महंगा, तो इसलिए हमें इसको नहीं खरीदना चाहिए। तो उसके लिए हमने रूल्स बना लिए थे कि अगर मार्केट वैल्यू, इफ मार्केट वैल्यू exceeds the intrinsic value then don't buy the bond। तो बॉन्ड को मत खरीदिए। अगर मार्केट अंडर वैल्यू इज लेस देन तो देन बाय द बॉन्ड, तो बॉन्ड को खरीद लीजिए। पहले वाले केस को हम बोलते हैं कि बॉन्ड क्या किया जा रहा है? ओवर वैल्यू किया जा रहा है। इस वाले केस को हम बोलते हैं कि बॉन्ड क्या है? ओवर वैल्यूड है। और इस वाले केस को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड अंडर वैल्यू। अंडर वैल्यू। ठीक है, और फिर एक हमारे पास सिचुएशन है विच इज मोस्टली केसेस में थियोरेटिकल सिचुएशन है कि दोनों बराबर हो जाए, तो हम कहते हैं कि बॉन्ड इज फेयरली प्राइस्ड। ठीक है ना, तो उस वाले केस में हम कहते हैं कि बॉन्ड जो है फेयरली प्राइस्ड है, आप खरीदे ना खरीदे आप उसमें इंडिफरेंट हो फिर। ठीक है, यहां तक भी बात समझ में आ गई?
तो बॉन्ड की वैल्यूएशन अब आपको दो तरीके से समझनी थी, एक परपेचुइटी के केस के अंदर और एक नॉन परपेचुइटी के केस के अंदर में। एंड फिर उसके बाद में हमने देखा था कि जो इक्विटी शेयर्स होते हैं, जब हम उनकी वैल्यूएशन करते हैं तो उसमें हमने देखा था कि तीन तरह के हमारे पास में मॉडल्स थे, जिसमें से एक मॉडल का नाम बताओ क्या था? एक मॉडल का नाम था जीरो ग्रोथ मॉडल, और एक मॉडल का क्या नाम था? कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, और एक मॉडल का क्या नाम था? सुपर नॉर्मल ग्रोथ मॉडल। और ये जो सुपर नॉर्मल ग्रोथ मॉडल है, इसको हम मल्टी ग्रोथ मॉडल भी कहते थे। ठीक है, बताओ बेटा, यहां तक बात समझ में आती है? यस सर। और फिर जब हमने मॉडल्स पढ़े थे इन सब चीजों के अंदर में, तो हमने देखा था कि इनके पूरी स्टेप्स हैं। जैसे कि जब जीरो ग्रोथ मॉडल पढ़ते हैं तो हम एक तरह का फॉर्मूला यूज करते हैं, जब हम कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल पढ़ते हैं तो एक तरह का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो एक बार बस मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ ताकि हम जब कभी इनको आगे यूज करें तो आपको पता हो कि ओके चीजें ऐसे ऐसे मूव होती हैं। और फिर उसके रिगार्डिंग कुछ हमारे पास में क्वेश्चंस थे, एंड उसके बाद हम अपने आज के टॉपिक्स पे मूव ऑन करेंगे जो हमें इसके आगे का पढ़ना होता है। ठीक है, तो आप में से कोई बताएगा कि जो हमारा जीरो ग्रोथ मॉडल होता है वो क्या होता है? एनीबॉडी? बताएगा बेटा कोई भी? सर आपकी आवाज ब्रेक हुई थी सर, एक बार आप पूछ रहे थे, रिपीट करेंगे सर? अच्छा, अभी ओके है? अभी सही है सर। हाँ, मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि आप में से कोई बताएगा कि ये जो जीरो ग्रोथ मॉडल था ये क्या था? इसमें सर ग्रोथ जीरो था, अच्छा नहीं सर, उसमें थोड़ा सा ग्रोथ तो जीरो था, किस चीज की ग्रोथ जीरो थी? डिविडेंड की सर। सर इक्विटी का सर। नहीं नहीं, इक्विटी की Dividend ग्रोथ, की, yes. इक्विटी की ग्रोथ मतलब क्या ग्रोथ इक्विटी की? डिविडेंड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, तो जो हमारी डिविडेंड की ग्रोथ होती है वो कैसी होती है? वो जीरो होती है। दैट मीन्स कि कंपनी उसमें कोई ग्रोथ नहीं कर रही है। एंड जो कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल था उसके अंदर हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ था ना कांस्टेंट ग्रोथ के अंदर में। उसमें कांस्टेंट डिविडेंड दे दिए सर। हाँ, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कांस्टेंट ग्रोथ पता है तो आप जीरो अपना आप निकाल लोगे। उसका हमने एक जनरल फॉर्मूला लिख लिया था यहाँ पर कि किसी भी स्टॉक का nth पे, दैट मीन्स nth ईयर पे जो प्राइस होना चाहिए, यस सर। ठीक है ना, तो वो मैंने आपको बताया था। वो प्राइस हम कैसे निकाल सकते थे कि n+1 पे उसका डिविडेंड क्या है, और जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है उसमें से माइनस कर सकते थे उस डिविडेंड की ग्रोथ। और फिर मैंने जी आपको बताया था कि जी जी n+1 जो है जी इसको जीरो हो हम कैसे जाएगा। निकाल सकते हैं कि nth ईयर पे डिविडेंड कितना था और इसमें 1 प्लस ग्रोथ कर दी जाए। यहां तक बताइए, बात समझ में आती थी ना? एंड यस सर, यस इफ सर, यस। अगर हम जीरो कर सर दें इसको जी की रिवाइज कर, वैल्यू को, हाँ बोलिए। सर इसको रिवाइज कर देंगे। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। अगर हम इसमें डिविडेंड की ग्रोथ को जीरो कर दें तो इट विल टर्न इनटू जीरो ग्रोथ मॉडल। और जैसे आप इसमें जी की वैल्यू को जीरो करोगे तो यू विल फाइंड कि जो आपका ये फॉर्मूला है ये बन जाएगा कितने के बराबर? dn। अब जी आपने यहाँ पे जीरो कर दिया है तो 1 + 0 क्या बन जाएगा? 1 ही बन जाएगा, और नीचे आ जाएगा जस्ट के ई। तो अगर जीरो ग्रोथ का फॉर्मूला है तो हम ये वाला लगाते हैं, अगर कांस्टेंट ग्रोथ का फॉर्मूला है तो हम इसका यूज करते हैं। और सुपर नॉर्मल ग्रोथ में कोई फॉर्मूला नहीं है, बस उसके अंदर में कुछ सर्टेन स्टेप्स हैं। ठीक है, और ये वही स्टेप्स हैं जो हमने लास्ट सेमेस्टर में भी करे हुए हैं। तो एक बार बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो हमारी टाइमलाइन होती है, इस टाइमलाइन में ये जो आपका जीरो पॉइंट ऑफ टाइम है, यहाँ पर जो डिविडेंड पे किया जाता है दिस इज नॉन एज D0। एंड एट द एंड ऑफ 1 ईयर आपको जो डिविडेंड पे किया जाता है दिस इज योर D1। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर जो डिविडेंड पे किया जाता है दिस इज योर D2। और यही प्रोसेस आप अगर आगे चलाते रहें तो जब nth ईयर आ जाएगा
तो वहां पर जो होगा उसको हम बोलते हैं DN, और N+1 होगा उससे नेक्स्ट ईयर, तो ये बन जाएगा DN+1। तो यानी कि अगर मुझे N की जगह कह दिया जाए कि P6 पता करो, दैट मीन 6th ईयर पे आप शेयर का प्राइस पता करो, तो हमने देखा कि जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है वही फिर D के नीचे लिखा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ 6 यूज कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए होगा, 6th ईयर के एंड पे डिविडेंड की वैल्यू चाहिए, 1+G चाहिए, दैट मीन्स डिविडेंड में कितनी ग्रोथ हो रही है, मुझे कॉस्ट ऑफ इक्विटी चाहिए और माइनस ग्रोथ कर देनी है। बताइए, ओके यहाँ तक बात? यस सर, क्लियर है। हाँ ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक क्वेश्चंस के अंदर है जो के होता था ना, गिवन होता था, गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इफ नॉट गिवन, अगर ये ना दिया जाए, देन यू कैन यूज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। आप इस कैपेम का क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, क्या निकालने के लिए, के ई को कैलकुलेट करने के लिए। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जिसके अंदर में के ई आपको ना दी जाए, बट आप कैपेम का यूज करके उसको निकाल सकते हो। और हमने देखा था कि कैपेम का यूज करके हम के ई कैसे निकाल सकते थे, के ई इज इक्वल टू आर एफ। आर एफ का मतलब बताओ क्या था, आर एफ का मतलब था रिस्क फ्री रेट। रिस्क फ्री रेट का मतलब कि अगर आप किसी ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करें जहां पर रिस्क ना हो, जैसे कि आरबीआई के ट्रेजरी बिल्स, और मल्टीप्लाइड प्लस बीटा ऑफ द सिक्योरिटी, आई स्टैंड्स फॉर द सिक्योरिटी, एंड आरएम, आरएम मतलब मार्केट का रिटर्न, माइनस में आर। इस इक्वेशन को हम कैपेम का नाम बोलते थे या कैपेम इक्वेशन बोलते हैं। तो हम के ई कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे को क्वेश्चन में के ई ना दी जाए, और के ई की जगह मुझे रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दे दी जाए, या फिर मुझे सिक्योरिटी का बीटा पता हो, मुझे मार्केट का रिटर्न पता हो। बताइए, यहाँ तो बात समझ में आती है? यस सर। ठीक है। हाँ। तो हाँ बेटा बोलिए, बच्चे बोलिए, किसी को कुछ पूछना है? बेटा बताइए, कोई पूछना है आपको कुछ? चल कोई नहीं। सर यहाँ पे बीटा मीन्स रिस्क ना, सिक्योरिटी का कितना रिस्क है ना? हाँ, ये सिस्टमेटिक रिस्क होता है, ठीक है। ओके ओके सर। हाँ, ओके, और ये थैंक कैलकुलेटेड होता है, और ये आपको दे दिया जाएगा। यहाँ पर आपका पर्पस जो है ना, मतलब इस वाले सब्जेक्ट का, वो आपको यहाँ पर कैपेम को ड्राइव करना नहीं है, रादर है कि बीटा की वैल्यू तो आपको दे दी जाएगी, ठीक है। और इस पूरी इक्वेशन के बारे में अपने लास्ट सेमेस्टर में बहुत अच्छा खासा डिस्कशन किया। फिर आता है हमारे पास में जेनसेंस अल्फा, yes sir. ठीक है। ये जो जेनसेंस अल्फा है, ये बेसिकली क्या करता है, ये कहता है कि भाई देखो, हम है ना दो चीजें कैलकुलेट करेंगे। एक का नाम होगा कि एक सिक्योरिटी से या एक शेयर से आपको एक्चुअल में क्या रिटर्न मिलता है वो पता कर लो, और फिर वो कहता है कि आप उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न पता कर लो, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप इज वेरी सिंपल, कि हम पहले क्या पता करें, एक्चुअल रिटर्न। दूसरा स्टेप क्या है कि पता करो उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है। एक्सपेक्टेड रिटर्न का मतलब है ना, आप ये भी लगा सकते हो उसका थ्योरेटिकल रिटर्न क्या है। दैट मीन्स कि हमने पेपर पे कुछ कैलकुलेशंस करी, कैपेम का यूज किया, और उसके बेस पर हमने क्या कर लिया, रिटर्न निकाल लिया। और ये हम कैसे निकाल सकते हैं, यूजिंग कैपेम, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का यूज करके आप क्या कैलकुलेट कर लो, उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न। एंड स्टेप 3, जो कि बहुत सिंपल स्टेप है, वो ये कहता है कि फिर जेनसेंस अल्फा निकाल लो। अल्फा की नोटेशन है ये, दिस इज इक्वल टू एक्चुअल रिटर्न माइनस में एक्सपेक्टेड रिटर्न। बताओ बेटा, कोई मुश्किल काम होगा? एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है।
सपोज कि एक सिक्योरिटी है, सपोज दैट ए सिक्योरिटी gives 12% return in the last year. उस सिक्योरिटी ने आखिरी साल में कितने परसेंट का रिटर्न दिया आपको? 12% का रिटर्न दिया। ठीक है, कैलकुलेट जेनसेंस अल्फा। हमें जेनसेंस का अल्फा कैलकुलेट करना है using the following information. इंफॉर्मेशन ये है, जो रिस्क फ्री रिटर्न है या रेट है, सपोज दैट इज 4%, 4% की है। ठीक, सिक्योरिटी का जो बीटा है सपोज दैट इज 1.3। ठीक है, यानी कि मेरे पास में आरएफ की वैल्यू गिवन है, मेरे पास में सिक्योरिटी का बीटा गिवन है, और मुझे मार्केट का रिटर्न भी बता रखा है, रिटर्न ऑफ मार्केट। मार्केट का रिटर्न मतलब ये है कि अगर आप बीएससी में पैसा लगा रहे हो तो सेंसेक्स से कितना रिटर्न आ रहा है, अगर आप एनएससी में पैसा लगा रहे हो तो निफ्टी से कितना रिटर्न आ रहा है। ठीक है, तो उसको हमने से आरएम का नाम दे दिया। एंड सपोज क्वेश्चन ने बताया है कि ये जो रिटर्न आ रहा है दिस इज योर से 11% या 10% का रिटर्न है। ठीक है, यहां तक। नाउ सॉल्यूशन बताओ, पहला स्टेप क्या था? जेनसेंस अल्फा निकालने के लिए एक्चुअल रिटर्न पता करना है। तो बताओ मेरा एक्चुअल रिटर्न कितना है क्वेश्चन में? पता क्या 12% करना सर। है? 12% है। अब आपको पता करना है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है। कैपेम लगा दीजिए इस पे। तो बताओ मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या आएगा इस पे? क्या इक्वेशन होती है कैपेम की? आरएफ प्लस आरएफ बीटा प्लस आई बीटा इंटू आरएम माइनस आरएफ। आरएफ। ठीक है, तो आरएफ कितना है हमारे पास में? दिस इज 4%। बीटा कितना है? 1.3। आरएम कितना है? 10% माइनस में 4%। सो 4% प्लस 1.3 मल्टीप्लाइड बाय में 6%। तो 1.3 को 6% से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 7.8%। 7.8%। तो इसको अगर हम जोड़ लें तो ये बन जाएगा 11.8%। बताओ ठीक है यहां तक? यस सर। चलो, क्वेश्चन ने हमारे को एक्चुअल वाला रिटर्न भी दे दिया विच इज 12%। तो बताओ जेनसेंस अल्फा क्या होगा? एक्चुअल रिटर्न माइनस में जो कैलकुलेट किया था आपने 11.8%। तो बताओ कितना आ गया? पॉजिटिव सर। तो जेनसेंस अल्फा निकालना बहुत आसान है। ठीक है, दिस इज योर 0.2%। अब इसमें कॉमन सेंस लगाओ। कॉमन सेंस का मतलब है कि वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये शेयर मुझे 11.8% का रिटर्न देगा, बट शेयर ने तो मुझे ज्यादा रिटर्न दे दिया। तो ये अच्छी बात है किसी इन्वेस्टर के लिए या बुरी बात है? अच्छी बात है सर। अच्छी बात है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जेनसेंस अल्फा पॉजिटिव है तो ये मेरे लिए अच्छी बात है। ठीक है ना? और अगर मान लो मैंने एक्सपेक्ट किया था 11.8% और एक्चुअल रिटर्न होता से 9%, तो बताओ इसका क्या मतलब है? मेरी ये बुरी एक्सपेक्टेशन से बात कम है रिटर्न ना? मिल रहा है। मेरी एक्सपेक्टेशन से कम मिल रहा है। तो अल्फा का यूज क्या है? अल्फा से हमें पता चलता है कि जो हमारी सिक्योरिटी है, जो हमारा शेयर है, ठीक है ना, वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है दैट मीन्स आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा दे रहा है। अगर वो नेगेटिव मतलब नेगेटिव वैल्यू दैट मीन्स वो आपकी एक्सपेक्टेशन से कम दे। अंदाजा हो जाता है शेयर के बारे में। ठीक है, तो सपोज एक्चुअल रिटर्न इज इक्वल टू से 9%। तो बताओ जेनसेंस अल्फा क्या हो जाता है यहाँ पर?
बहुत इजी, 9% नेगेटिव 2.8 माइनस में 11.8%। ठीक है, तो कितना आ जाता है यहाँ पर अब इसका? नेगेटिव 1.2%। बेटा कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना समझ में आया हो ये? बेटा एक सेकेंड, ये नेगेटिव ठीक है बेटा यहाँ तक? यस सर। तो ये मेरा जेनसेंस अल्फा वाला पॉइंट था। ठीक है, इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो टॉपिक है कि जो हमारे पोर्टफोलियोज होते हैं उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो हमारे को देखनी है कि उस परफॉर्मेंस को हम कैसे मेजर करते हैं। बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है, हम इस पे बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लेंगे, ठीक है ना, वो हम देखते हैं। बस एक बार मैं चेक कर लूँ आपके एसएलएम में। बेटा आपके एसएलएम में ना क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको एक बार वो क्वेश्चन मैं करा दूं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं उस क्वेश्चन को। विजिबल है आपको क्वेश्चन? यस ठीक है, यस पढ़िए इस क्वेश्चन को और अच्छे से पढ़िएगा। वो कह रहा है कि आपके पास में 2 पोर्टफोलियोज हैं और वो बता रहा है कि 9% की रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न रखना। ठीक है, फिर कह रहा है कि आपके पास में जो पोर्टफोलियोज हैं उनके नाम भी उसने बता दिए हैं, 1 इज ए एंड सेकंड इज बी। मार्केट के रिटर्न भी बता दिए हैं। उन पोर्टफोलियो के रिटर्न जो है, ए का 12% होगा और बी का 14 होगा। पोर्टफोलियो ए का बीटा इतना होगा, इसका इतना होगा, मार्केट रिटर्न इतना होगा। ठीक है, और क्वेश्चन में ना जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि इसमें जेनसेंस अल्फा बताइए कि कितना आएगा। ठीक है बेटा यहाँ तक? तो चलिए अब हम इसमें अगर जेनसेंस अल्फा निकालें तो बताइए मुझे क्या करना होगा। सबसे पहले हम पोर्टफोलियो एक ही बात करें तो बताओ सबसे पहले मुझे क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे अगर किसी भी सिक्योरिटी का, चाहे पोर्टफोलियो चाहे इंडिविजुअल शेयर, मुझे क्या निकालना होगा? कैपेम से निकाल लेंगे। हाँ, एक्सपेक्टेड Expected रिटर्न return. निकालें। अगर वो सिक्योरिटी ए है तो हम उसके रिटर्न को से आर ए से शो कर देते हैं। बताओ इस पे अगर हम कैपेम लगाएंगे तो इट शुड बी आर एफ प्लस इस वाली सिक्योरिटी का बीटा। बीटा इसलिए है। मैं यहाँ पर बीटा की जगह बीटा ए लिख रहा हूँ कि ताकि हमें पता हो कि हमें किसका बीटा लिख रहे हैं। आर एम मार्केट का रिटर्न माइनस में आर एफ, ये तो कैपेम होता है। तो बताओ आर एफ की वैल्यू क्या रखूं यहाँ पर?
6% दिया है ना, 9%। सर 9%। बीटा ए बताओ कितना है? 0.7। यस सर, और 0.7 RM कितना है हमारे पास में? 12%। 12%। और इसमें से RF माइनस कर दो 9 9%। यस 3%। बस इसको यहाँ पर हम लेंगे एंड इट विल गिव यू 3%, तो 9%। और जब आप 3% का ये निकालोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? 2.1%। तो 11.1%। 11.1% आ गया। अब मुझे बताओ इस सिक्योरिटी में हमारे पास में इसका एक्चुअल रिटर्न कितना है? 12% है सर। है ना? तो 12% है। तो बताओ क्या जेनसेन अल्फा नहीं निकल सकता? निकल सकता है। है ना? तो 12% में से माइनस कर दीजिए 11.1%। इसी तरीके से आप दूसरी का निकाल दीजिए, तो ये कोई बहुत जी। बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है? नहीं सर। हाँ। फिर आपका एक टॉपिक और है जिसमें है इवैल्यूएशन द परफॉर्मेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज। Evaluation of the performance of portfolios। बेसिकली ये कुछ रेशोज हैं, वो रेशोज आपको कैलकुलेट करने। ठीक है? और इसमें जो सबसे पहला रेशो है वो है हमारा शार्प रेशो। एंड दिस रेशो इज इक्वल टू कि वो जो भी कोई सिक्योरिटी है आई नाम की, उसमें से माइनस कर दो कि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कितना आता है, और डिवाइड कर दो टोटल रिस्क से। ये जो सिग्मा है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये किसको मेजर करता है? रिस्क को मेजर करता है। ठीक है? RF का मतलब हमें पता ही है। ठीक है? और इसी तरीके से हमारे पास में एक रेशो और है जिसका नाम है ट्रेनर्स रेशो। ट्रेनर रेशो ये कहता है कि जो न्यूमरेटर है ना वो तो हम सेम रखेंगे जैसा कि शार्पे में है, बस यहाँ पर हम स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह सिक्योरिटी का बीटा यूज करेंगे। ठीक है यहाँ तक? और इसकी जो हम इंटरप्रिटेशन देंगे वो हम बड़े आराम से लगा सकते हैं। और तीसरा तो जो हमने ऑलरेडी पढ़ ही लिया है, वो था जेनसेन अल्फा। ठीक है? इसमें हमने देख ही लिया है। अब बस इतनी बात ध्यान रखो, कॉमन सेंस के हिसाब से इसकी इंटरप्रिटेशन करना। ये है ना, रिस्क को मेजर करता है, और जो ये वाला है बीटा आई, ये भी रिस्क को मेजर करता है, बट ये सिस्टमैटिक रिस्क को ही मेजर करता है। जबकि ये जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, ये टोटल रिस्क को मेजर कर लेता है। ठीक है? और RI तो हमें पता ही है और RF हमें पता ही है। अब इसको ना एक बार कॉमन सेंस के साथ समझ लो कि क्या कहानी कह रहे हैं। जैसे मान लो कि एक पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो का नाम है से ए। इस पोर्टफोलियो का हमारे को रिटर्न पता है कि ये हमारे को 14% का रिटर्न दे रहा है। हमें RF भी पता है, और से RF से चलो 7% ही ले लेते हैं। ठीक है? और मुझे पता है कि जो पोर्टफोलियो का हम रिस्क निकाल रहे हैं, तो ये रिस्क आ रहा है से मान लीजिए 3.1 आ रहा है। और जब हमने सिक्योरिटी का बीटा निकाला हुआ है तो बीटा वॉज से 1.2। तो अब अगर मैं यहाँ शार्पे का रेशियो निकालूं, तो शार्पे का रेशियो क्या कहता है कि बीटा की जगह स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करना। तो RA माइनस में RF। बताओगे इस नंबर का क्या मतलब है? इस नंबर का ये मतलब होगा कि रिस्क फ्री रिटर्न की कंपैरिजन में आप एक्चुअल में कितना रिटर्न फालतू दे रहे हो। तो देखो, जो रिस्क फ्री एसेट है वहां तो रिस्क है ही नहीं,
तो आपको डर कहाँ पर लगेगा, ए के अंदर, पोर्टफोलियो ए में, या रिस्क फ्री एसेट के अंदर? पोर्टफोलियो ए में सर। पोर्टफोलियो में। तो इसीलिए हमने कहा कि भाई देखो, अगर तुम्हारे पोर्टफोलियो में पैसा लगाना है तो तुम हमारे को ज्यादा रिटर्न दो। तो हमने कहा कि ठीक है, 7% से तुम्हें ज्यादा रिटर्न देंगे। तो ये डिफरेंस समझ में आ गया। तो अब मैंने कहा कि भाई देखो, इतना एक्सेस रिटर्न लेने के लिए ना मैं 3.1 के बराबर का रिस्क उठाऊंगा। तो नाउ डिड यू गेट कि डिवीजन का क्या मतलब है, कि जैसे ही ये नंबर को डिवाइड करेगा, हाँ बेटा एक सेकंड, ये 7.1 में जस्ट 7, जैसे ही ये 7 को डिवाइड करेगा तो बताओ आपके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? बताओ, जैसे आप 7 को 3.1 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर ये आएगा ना, 2.25 अराउंड आ जाएगा, 2.26 जब आप इसको राउंड अप कर लोगे। तो इसके डिवीजन में क्या है? अगर कुछ नंबर ना लिखा हो, मैथमेटिकली डिवीजन में क्या माना जाता है फिर? 1 सर। 1। तो इसका 1 सर, मतलब ये 1। होगा कि 1 यूनिट ऑफ रिस्क के लिए आप इतना एक्सेस रिटर्न दोगे। एक्सेस मतलब जैसे कि 7% मार्केट मतलब रिस्क फ्री रिटर्न था, आपको मिल रहा है 14, दैट मीन 7% एक्स्ट्रा मिल रहा है रिस्क लेने के लिए। बट उस एक्स्ट्रा 7% के लिए आप कितना रिस्क उठा रहे हो? 3.1 का रिस्क उठा रहे हो। तो अगर आप 1 यूनिट ऑफ रिस्क लेना चाहते हो तो 1 यूनिट ऑफ रिस्क के लिए आपको 2.26 के बराबर का एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा। ये कहता है शार्प रेशियो। सर 1 यूनिट ऑफ रिस्क ये कैसे है सर? मतलब बेटा देखिए, 3.1 रिस्क था ना, स्टैंडर्ड डेविएशन जो था, हाँ। देखो कुछ ऐसा सा मान लो कि अगर मुझे 3.1 के पॉइंट्स मिलेंगे या इतना रिस्क मैं लूंगा, तो मुझे ना मान लो 7 एप्पल्स मिलेंगे। ठीक है, सर ये तो किसी ने 0.07 ही होना चाहिए 7 की जगह। हम परसेंट था ना कहाँ सर पर ये। बेटा, ये सर परसेंट ये में है बेटा ये। समझ में आ गई? यस तो सर। सर ये मतलब आपके कहने का मतलब है सर, रिस्क को यूनिट में मतलब मेजरमेंट कर यूनिट, रहे हैं। हाँ स्टैंडर्ड डेविएशन आपने पढ़ा होगा ना स्टैटिस्टिक्स के अंदर में। तो जैसे हम यस स्टैंडर्ड सर। डेविएशन मेजर करते हैं, वो स्टैंडर्ड डेविएशन हमने मेजर कर लिया। ओके। ठीक है ना? ठीक है सर, वो गॉट इट। मेजर करने के बाद में बस हम इसको यहाँ पर अब यूज कर रहे हैं। क्लियर है ठीक है यहाँ सर। तक बात? यस सर, यस सर। हाँ। और दूसरी बात ये है कि जैसे ये 3.1 है तो ये भी परसेंट फॉर्म में ही होगा, मतलब डेटा जिस यूनिट में आ रहा होगा ना, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन भी उसी यूनिट में निकल आएगा। तो जैसे 3.1 है तो ये भी परसेंट में निकल कर आएगा, तो आप चाहो तो ये लगा दो, तो ये नंबर यूनिट फ्री हो जाएगा यहाँ पर, ये जो परसेंट वाला होगा। हाँ, कट जाएगा। ठीक है। मतलब सर कैन वी ऑल्सो से कि मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने के लिए इतना परसेंट का रिस्क है? हाँ मतलब देखो, मैं एक सिंपल सा लॉजिक लगाओ, अगर आपको 7 एप्पल चाहिए ना एक्स्ट्रा, तो यस आपको ना सर। 3.1 के बराबर का डेंजर बियर करना होगा। ठीक है। अब मैंने पूछा कि अगर मुझे 7 नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 2.26 चाहिए, तो हम कहेंगे फिर ठीक है, आपको 1 के बराबर का डेंजर बियर करना होगा। समझ गया सर मैं। ठीक है। मतलब आप इसमें एंड परसेंटेज नहीं बोल रहे हैं, बट वो परसेंटेज एज्यूम भी किया जा सकता है, हाँ कितने हाँ, परसेंट का है। समझ गया मैं। अब इसी तरीके से ट्रेनर का निकाल दो। ट्रेनर ने ना बस ये बोल दिया कि भाई देखो, जो न्यूमरेटर है मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यूमरेटर ऐसे ही रख लो जैसा है, बट ये जो स्टैंडर्ड एविएशन है इसकी जगह सिर्फ वो वाला रिस्क लो जो सिस्टमैटिक रिस्क है, यानी कि सिस्टम से आया हुआ है। ठीक है। तो बस ये फर्क आया। तो 14% माइनस में 7% डिवाइड बाय बीटा, तो बीटा मेरे पास में कितना आ गया? 1.2 आ गया। ठीक है। तो बस इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए, जो नंबर आपका आएगा। तो दोनों में डिफरेंस किस बात का था? दोनों में डिफरेंस इसी बात का था कि एक कहते हैं कि टोटल रिस्क को ले लो, एक कहते हैं कि सिर्फ रिस्क में सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क दोनों होते हैं, उनको कंसिडर कर लो। गॉट इट? यस बताओ सर। बेटा। चलिए।
अब आते हैं हम अपने ये आपका चैप्टर नंबर जितना मुझे पता है 6 चैप्टर है, और ये है आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, तो अब वो वाला जो पार्ट था वो हमारा खत्म हो गया। सो इट्स अ न्यू टॉपिक विच इज योर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। बेटा आप में से कोई बताएगा कि वर्किंग कैपिटल किसको कहते हैं? वर्किंग कैपिटल सर वो कैपिटल होती है जिससे हम मतलब डेली यूज के जो डेली प्रोडक्शन के खर्चे हैं वो हम निकालते हो, या फिर जो मतलब वर्किंग कैपिटल हो गया जिससे हम अपना बिजनेस कर रहे हो सर, एसेट में जो जिसका पैसा ना लगा हो सर। अच्छा ठीक। और कोई स्टूडेंट या और कोई रिफाइंड लैंग्वेज? सर जो डे टू डे ऑपरेशन होता है सर उसको जो मतलब हाँ बोलो। सर जो डेली बिजनेस ऑपरेशन होते हैं सर उसको मतलब चलाने के लिए जो कैपिटल चाहिए होता है, जो कैपिटल क्या होता है रिक्वायरमेंट्स होती है सर एक पीरियड के अंदर। उसको हम वर्किंग कैपिटल बोल देते हैं। यस सर। ठीक है, और कोई? चल देखते हैं। जो आपने अभी डेफिनेशंस बताई है ना वो बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशंस है, बट अब हम इसको थोड़ा सा और रिफाइन। ठीक है, जो वर्किंग कैपिटल होती है ना इसके दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं। वन इज नोन एज द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड द सेकंड इज नोन एज द नेट वर्किंग कैपिटल। तो वन कॉन्सेप्ट इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और जो सेकंड होती है उसको हम बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। तो जब हम अकाउंट्स पढ़ते हैं तो हमें पता है कि एसेट्स जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। ठीक है, बताओगे कौन सी दो तरह की एसेट्स होती हैं? सर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट्स। एसेट होता है और हाँ, एक फिक्स्ड एक एसेट्स फिक्स होती है, एसेट दूसरी होता है सर, दूसरी सर फिर करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स हैं। करंट एसेट्स। करंट। हाँ ठीक है, एक हमारे पास में करंट एसेट होती है और एक हमारे पास में फिक्स्ड एसेट्स होती है। तो अब मुझे बताओ करंट एसेट्स क्या होती हैं? करंट एसेट सर वो हो गए जिनका टेन्योर जो है ना 1 साल से कम का हो सर। ठीक है, तो जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होती है ना वो कहती है कि जो कंपनी की करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स का कुछ कुछ एग्जांपल दो, जैसे कि सर कैश, कैश, इन्वेंट्रीज, कैश हो बैंक, गया सर, इन्वेंट्री हो गया सर, डेटर्स। डेटर्स हो गए, रिसीवेबल्स हो गया सर, और वो बिल्स रिसीवेबल्स कह लो, है ना? अ, ठीक है, इन्वेंट्री अभी किसी ने बोला था, ठीक है ना? शॉर्ट प्लस टर्म लोन सर। हाँ एडवांसेस हो गए, ये सब है ना? यस सर। या इसको एक्रूड इंटरेस्ट प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कह लीजिए, यस सर। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स। है ना? ये सब हमारे करंट एसेट्स की कैटेगरी में चले जाते हैं। ठीक है, तो अब आप देखो अगर करंट एसेट्स बराबर है कैश के, बैंक के, तो कैश जो आपके पास आएगा कहीं हवा से उतर के आ जाएगा, है ना? ये तो कहीं से आपको अरेंज करना है ना? इसी तरीके से जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल आता है, इन्वेंट्री में वर्क इन प्रोग्रेस आता है, इन्वेंट्री के अंदर में आपकी फिनिश गुड्स आती हैं। तो वो जो रॉ मटेरियल आप परचेज करोगे उसके लिए पैसा चाहिए नहीं चाहिए? अब बिना इन्वेंट्री के, बिना रॉ मटेरियल के आप बिजनेस कर पाओगे? तो आंसर हम बिजनेस तो कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हम इसका नाम दे रहे हैं वर्किंग कैपिटल, कि मतलब पूंजी का, इन्वेस्टमेंट का वो हिस्सा जो आता रहेगा जाता रहेगा, आता रहेगा जाता रहेगा, दैट मीन्स वो करेंसी में रहेगा, दैट मीन्स वो करंट वे में फ्लो होता रहेगा। जनरली वो 1 ईयर का पीरियड है।
तो 1 ईयर के पीरियड में जो जो सेट्स आती रहेंगी, कंज्यूम होती रहेंगी, जाती रहेंगी, उन्हीं को हम करंट एसेट्स या फिर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल के नाम से जानते हैं। तो यानी कि जब भी कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल, तो आप सबसे पहले ये पूछ लीजिए कि शुड आई टेल द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और द नेट वर्किंग कैपिटल। तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, तो आपको सीधा सा बोलना है कि इट सिंपली मीन्स द इन्वेस्टमेंट इन द करंट एसेट्स। बताइए, बात समझ में आती है यहाँ तक? यस सर। और जो नेट वर्किंग कैपिटल है, जिसको हम शॉर्ट में आगे से हो सकता है कई बार NWC लिख दें, दिस इज नथिंग बट ये है कि जो आपकी करंट एसेट्स हैं उसमें से हम माइनस कर देते हैं करंट लायबिलिटीज को। अब करंट एसेट्स तो हमें पता ही है, तो करंट लायबिलिटीज कौन सी होती हैं? जैसे कि शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस, जैसे कि क्रेडिटर्स, जैसे कि बिल्स पेबल्स, ठीक है ना। ये सब चीजें अगर हम माइनस कर दें तो वो हमें क्या मिल जाती है? नेट वर्किंग कैपिटल मिल जाती है। बताओ, ये बात समझ में आती है यहाँ तक? तो अगर आपको एक बैलेंस शीट दी जाए और उस बैलेंस शीट के अंदर कहा जाए कि पता करके बताओ कि इस कंपनी की ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कितनी है और नेट वर्किंग कैपिटल कितनी है, तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में बस आप क्या करोगे? उस बैलेंस शीट में से कौन से सेट्स को ढूंढना शुरू कर दोगे? सर करंट एसेट्स। सिर्फ करंट एसेट्स का टोटल कर दीजिए, ठीक है। Current और अगर नेट वर्किंग कैपिटल ढूंढनी है तो आपको बस क्या करना है? जो ग्रॉस आपने निकाल ली है उसमें से क्या और माइनस कर देना? करंट लायबिलिटीज को माइनस liabilities. कर देना। तो एक तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन छोटा सा यही बन गया कि आपको कुछ चीजें दी जा सकती हैं, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि उसमें से कौन सी करंट एसेट्स हैं और कौन सी करंट लायबिलिटीज हैं, और फिर जोन से भी आपको वर्किंग कैपिटल निकालनी हो उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन ऑफ द वर्किंग कैपिटल। अब आप यहाँ देखिए, ये जो हम जैसे कैश देख रहे हैं, बैंक का बैलेंस देख रहे हैं, वी आर टेकिंग द डेटर्स, बिल्स, रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री। मेरा आपसे क्वेश्चन है, मान लो मेरी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और मेरी कंपनी के पास में 8-9 करोड़ रुपया ऐसे ही पड़ा रहता है और वो कम से कम 1-1.5 महीने तक ऐसे ही आइडल पड़ा रहता है, उसका कोई यूज नहीं होता। तो क्या कोई समझदार बिजनेसमैन उसको अपने पास रखेगा उस पैसे को, या कहीं पर चाहेगा कि अगर 1 महीने तक ये आइडल ही पड़ा रहता है इसको कहीं पर बैंक में डाल देते हैं, से 1 मंथ की FD करा देते हैं, है ना। लेकिन एट द सेम टाइम कोई ये भी बोल सकता है कि भाई अगर तुम इस पैसे की FD करा दोगे तो अचानक से कहीं तुम्हारे बिजनेस में कोई रिक्वायरमेंट आ गई तो कहाँ से कैश लाओगे। इसका मतलब कि अब हमारे सामने कंफ्यूजन आ गई कि व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ कैश जो आपको अपने पास रखना चाहिए और कितना कैश आपको इन्वेस्ट कर देना चाहिए। बताओ, ये कि क्वेश्चन जायज है या नहीं है ना। अब आप अपने घर का ही एग्जांपल ले लो, आपके पास हो सकता है बहुत पैसा हो, लेकिन आप सारा का सारा पैसा जरूरी नहीं कि कैश की फॉर्म में रखोगे, बट घर में इमरजेंसी आ सकती है तो आप कुछ कैश रखोगे, कुछ कैश नहीं रखोगे। तो अब ना तो क्वेश्चन अराइजेस कि कितना कैश रखें और कितना ना रखें, ये हमें ऑप्टिमैलिटी पता करनी है। बहुत ज्यादा कैश आप अपने पास रखोगे तो उसकी प्रॉब्लम बताओ क्या है? आप इंटरेस्ट को लूज करोगे जो आप उसे बैंक में डाल के कमा सकते हो। क्लियर है यहाँ तक बात? तो इसका मतलब कि कैश का एक मैनेजमेंट होना चाहिए ढंग से। एग्रीड और नॉट? इसी तरीके से डेटर्स पे आइए। डेटर्स वो लोग हैं जिनको आपने क्रेडिट पे गुड्स सेल किए हैं, यानी कि उधार माल बेचा है। तो अब जब उधार माल बेचा है तो आप इनको क्रेडिट पीरियड भी दोगे, से 3 मंथ्स का, से 2 मंथ्स का, से सम वीक्स का। अगर आपने इनको मान लीजिए 3 ईयर का क्रेडिट पीरियड दे दिया तो आपने एक रिस्क नहीं ले लिया कि सामने वाला पर्सन पता नहीं हमें पैसे देगा या नहीं भी देगा लंबा टाइम, यस सर। है ना। और अगर आपने बिल्कुल भी क्रेडिट पीरियड नहीं दिया इनको तो हो सकता है कि आपके कस्टमर्स ही ना बन पाए, हो सकता है आपके क्लाइंट्स ही ना बन पाए, और जो आपका कॉम्पिटिटर है वो इस बात का फायदा उठा सकता है। इसका मतलब कि डेटर्स को भी मैनेज करना जरूरी है कि उनको कितना क्रेडिट पीरियड देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए। यही कहानी है आपके बिल्स के साथ में। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का भी मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है क्योंकि इन्वेंट्री बहुत बड़ी कॉस्ट कवर करती है।
आप जिस चीज का बिजनेस करते हो अगर वही चीज सही से मैनेज ना हो पाए तो क्या ही फायदा। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इनफैक्ट किन का मैनेजमेंट है? वो कैश का मैनेजमेंट है, वो बैंक बैलेंस का मैनेजमेंट है, डेटर्स का मैनेजमेंट है, इन्वेंट्री का मैनेजमेंट है। आई होप पॉइंट समझ में आ गया कि इसको क्या मतलब होता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का। सो बिफोर नोइंग द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आपको वर्किंग कैपिटल का मतलब पता होना चाहिए। बताइए, पॉइंट क्लियर होता है? Yes, sir. और फिर उसके बाद पॉइंट आ जाता है कि नेट वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट फिर क्या है। मैं आपको कुछ एग्जांपल से चीजें क्लियर करता हूं, तो मुझे बताना ये सिर्फ एक फॉर्मूला मात्र है या इसके अलावा भी नंबर कुछ और बता रहा है आपको। एक हम ये एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि किसी कंपनी की जो करंट एसेट्स हैं वो हैं से ₹5 लाख, और उस कंपनी की जो करंट लायबिलिटीज हैं वो हैं सपोज ₹2 लाख। तो मुझे बताओ मेरी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कितनी है? Sir, 3 lakh. Oh, बेटा ध्यान sorry, से sir. सुनो। 5 lakh, 5 lakh. 5 lakh. This is equal to current assets. That means the 5 lakh. नेट वर्किंग कैपिटल कितनी है? Sir, 3 lakh. तो 5 लाख माइनस में 2 लाख। अब आप में से मुझे कोई बता सकता है इस 3 लाख का या 3 लाख का मीनिंग क्या है? क्या सिग्निफाई कर रहा है 3 लाख रुपीस? Sir, that a company is having more current assets. ओके, इसके अलावा सर इसका मीनिंग वो सर 3 लाख को वो जब चाहे यूज कर सकता है। अच्छा, 3 लाख को जब चाहे यूज कर सकता है। ओके, अदर देन दैट सर जितनी भी करंट लायबिलिटीज है उनको पे करने के बाद भी कंपनी के पास इन हैंड में 3 लाख का वर्किंग कैपिटल बच रहा है जो कि वो अपने डे टू डे ऑपरेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा भी वो जो है, जो चीज मैं बताना चाह रहा हूँ या सुनना चाह रहा हूँ वो कुछ और है। थोड़ा सा और दिमाग लगाओ। ये इंटरप्रिटेशन अच्छी थी? और बताओ, जल्दी बताओ। कंपनी में मैं हिंट देता हूँ, कंपनी में लायबिलिटीज कितने तरह की हो सकती हैं? 2 तरह की, या तो शॉर्ट टर्म होंगी या लॉन्ग टर्म होंगी। हाँ या ना? यस सर। तो अगर Yes, Yes, sir. sir. यस कंपनी की सर। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज 2 लाख रुपीस की हैं, total requirement of the current asset, that means you need ₹5 lakh in the current assets, और 3 लाख का फाइनेंस आपको शॉर्ट टर्म से मिल गया, सॉरी 2 लाख का, तो फिर 3 लाख किस बात के आ गए? मैं फिर से हिंट को रिपीट कर रहा हूँ। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज सेइंग कि आपको करंट असेट्स चाहिए कितने रुपए की? 5 लाख की। करंट लायबिलिटीज कर लो, शॉर्ट टर्म वाले सर ये कर्जे। जो 2 लाख का करंट लायबिलिटीज है ये तो कभी भी हाँ यदि मान लीजिए जिन्होंने दिया है या जिससे हमने लिया है हाँ कभी भी हाँ, मांग लेगा तो देना पड़ेगा वापस। बिल्कुल बिल्कुल, ये 1 ईयर के तो अंदर हमारे होता है, पास लेकिन है ना, हाँ आप 1 बात ईयर के पूरी अंदर होता करिए। है तो फिर तो हमारे पास तो 3 लाख ही बचा। अच्छा, आप 3 लाख को वैसे देख रहे हैं। ओके, कुछ और एंगल से सोचिए चीजों को। मैं बार बार हिंट दे रहा हूँ, फिर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। कंपनी की टोटल एसेट्स की रिक्वायरमेंट है करंट एसेट्स में 5 लाख रुपीस की। ओके, आपने 1 ईयर के अंदर में जो कर्जे चुकाने हैं वो करंट लायबिलिटीज हैं, वो हैं 2 लाख रुपीस की। मुझे एक बात बताइए, आपने कर्जा लिया ही क्यों था? शॉर्ट टर्म वाला बिजनेस करने के लिए लिया होगा ना? यस सर। अब Yes, बिजनेस sir. करने का क्या मतलब है? आपको इन्वेंट्री खरीदनी होगी, यही होगा ना? आपको कुछ कैश चाहिए होगा ताकि आप सैलरी की पेमेंट कर पाए और बाकी वगैरह वगैरह चीजें। तो अब मुझे अच्छा, बताओ, मतलब सिर्फ अगर कंट्रीब्यूशन है फिर? क्या ये कहना सही होगा कि 5 लाख की ये टोटल कंट्रीब्यूशन है? रिक्वायरमेंट में से 2 लाख रुपीस शॉर्ट टर्म वालों ने अरेंज कर दिए?
यस सर। तो सर रेस्ट जो अमाउंट होगा वो लॉन्ग टर्म से अरेंज करेगी कंपनी। हाँ, इसका मतलब कि 3 लाख रुपए है, ये बता रहा है कि करंट असेट्स का कितना हिस्सा आप अपने लॉन्ग टर्म लोन से या लॉन्ग टर्म फाइनेंसिस से क्या करोगे, पूरे करो। क्लियर हो गई ये वाली बात? यस सर। इसका मतलब कि नेट वर्किंग कैपिटल इज नॉट जस्ट अ फॉर्मूला कि भाई करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटीज घटा दो तो ठीक है कैलकुलेशन हो जाएगी, बट ये सिग्निफाई क्या कर रही है? ये सिग्निफाई ये कर रही है कि कितना अमाउंट ऑफ करंट असेट्स है जो हमारे को लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फाइनेंस करना पड़ेगा। बताइए बात समझ में आ गई? तो अब मुझे बताओ इस 5 लाख का मतलब तो अब आपको और क्लियर हो जाना चाहिए कि दिस इज ए टोटल रिक्वायरमेंट। ये 5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है आपको करंट असेट्स में इन्वेस्ट करने की। नाउ इट शुड बी फाइनेंस्ड, या तो ये शॉर्ट टर्म से फाइनेंस हो सकती है, लॉन्ग टर्म से फाइनेंस हो सकती है। शॉर्ट टर्म से कितनी फाइनेंस हो गई? 2 लाख की। तो एक्सेस हमारी कौन सी बची है? 3 लाख। बताओ क्लियर है ये वाला पॉइंट? यस सर। Yes, चल sir. अब इसके बाद सर एक बार हाँ बोलो धीरज। सर एक बार थोड़ा सर मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था सर। ठीक है, देखो करंट असेट्स की टोटल यहाँ रिक्वायरमेंट 5 लाख की है ना, और करंट लायबिलिटीज यहाँ पर 2 लाख जी की है। ये जो 5 लाख रुपीस की टोटल जी रिक्वायरमेंट है, आपको एक तरीके से इतना पैसा चाहिए, तो या तो ये पैसा आप जी शॉर्ट टर्म से अरेंज कर लो या लॉन्ग टर्म से अरेंज कर लो। शॉर्ट टर्म से आपने 2 लाख के बिल्कुल सर। बराबर अरेंज कर लिया, तो बाकी कहाँ से अरेंज अच्छा करोगे? बाकी 3 लाख लॉन्ग टर्म से चाहिए सर। लॉन्ग टर्म सोर्सेज से। तो अब मैं जब भी आगे, अब मैं कुछ टॉपिक्स ऐसे आएंगे जहां मैं बार बार बोल रहा हूँ कि दिस मच ऑफ वर्किंग कैपिटल हैज बीन फाइनेंस्ड बाय द शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म। आपको भी बात टेक्निकली समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है? चलिए इसके बाद पॉइंट आता है ऑपरेटिंग साइकिल का। ठीक है, कुछ बुक्स इसको वर्किंग कैपिटल साइकिल भी बोल देती हैं। कुछ बुक्स के अंदर में इसको कैश कन्वर्जन साइकिल भी लिखा हुआ है। तो आप इसे किसी भी नाम से जान लीजिए, ठीक है? तो ये हम कैसे देखते हैं, तो इसको समझ लीजिए पहले। तो इसको समझना कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। मान लीजिए कि मेरे पास में ये पूरा बेस है, और ये बेस कुछ नहीं है, बस एक तरीके से टाइम पीरियड होगा। ठीक है, यहाँ पर हम एक वो लगाते हैं, दिस इज योर प्रेजेंट। आप यहाँ पर हैं, ठीक है? अब मुझे बताइए, आप सबसे पहले क्या करेंगे अपने बिजनेस में? यू वुड परचेज द रॉ मटेरियल। तो आपके पास में रॉ मटेरियल परचेज किया गया, ठीक है? उस रॉ मटेरियल का क्या करोगे? ला के स्टोर रूम में रख दोगे, हाँ या ना? यस सर। फिर उस डिसाइड करोगे कि भैया प्रोडक्शन शुरू करना है, और वो प्रोडक्शन शुरू होगा तो कुछ माल उसमें से यानी कि रॉ मटेरियल में से यूज हो जाएगा, ठीक है? और फिर उसके बाद अगली स्टेज क्या आएगी? फिनिश गुड्स को बनाने की। तो रॉ मटेरियल के बाद में वर्क इन प्रोग्रेस वाली स्टेज आती है, और उसके बाद कौन सी स्टेज आती है? फिनिश्ड गुड्स की। इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री बोलते हैं। तो अब ध्यान से सुनना, कितने टाइम तक आपका रॉ मटेरियल आपके स्टोर रूम में ही पड़ा रहता है उसको हम रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड बोल देते हैं। तो इसलिए हम इसके आगे अब RMCP लगा, ठीक है? कितने टाइम तक आपकी जो रॉ मटेरियल है वो भी वर्क इन प्रोग्रेस में ही है, तो उसको हम वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड बोल देते हैं। और ये जो फिनिश गुड्स हैं, अब इन फिनिश गुड्स का आप क्या करने वाले हो? बेचने वाले हो। तो सेल कितने सर। टाइम तक फिनिश गुड्स बन के तैयार हैं लेकिन अभी बिकी नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड। तो अब मुझे नहीं पता ना कि किस कंपनी में कितना होगा, हर कंपनी का सेम रहना चाहिए, अलग अलग होगा? लॉजिकली बता। अलग अलग होगा सर। अलग अलग होगा, अलग अलग ठीक। तो अब आपने इसको कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब उसके बाद में आप सामने वाले को क्या करोगे? डेटर होगा जिसको भी आप सेल करोगे, तो उसको एक क्रेडिट पीरियड दे दोगे ना? यस सर।
तो उसको हम रिसीवेबल्स मान लेते हैं, जिसमें डेटर भी शामिल हो गए। अब डेटर को आपने क्रेडिट पीरियड दिया से 1 मंथ का, 2 मंथ्स का, कि भाई ठीक है इतने बाद हम तुमसे मिलेंगे और पैसे ले लेंगे, उसको हम बोल देंगे रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड। इसको हम शॉर्ट में आरसीपी बोल देते हैं। तो जैसे ही हमारा क्रेडिट पीरियड ओवर होगा, वो हमारे को क्या कर देगा, हमारे पैसे वापस कर कैश देगा, पे कर देगा। है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरी साइकिल लगी, जो पूरा टाइम पीरियड लगा यहाँ तक, इसी को वर्किंग कैपिटल साइकिल कहते हैं। और ये हर कंपनी की क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। यहाँ तक बताओ, बात समझ में आती है? यस सर। अब इसी तरीके से जो आपकी करंट लायबिलिटीज है, देखो अगर आपने किसी को रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड दिया है, तो किसी दूसरे ने भी तो आपको पीरियड दे रखा होगा। अगर आप एक टाइम पर अपने लिए कोई डेटर क्रिएट कर रहे हो, तो हो सकता है आप भी किसी के क्या बन जाए, डेटर बन जाए, यानी कि आपके ऊपर कर्जे भी हो सकते हैं। तो वहां पर आपको जो कन्वर्जन पीरियड मिलेगा उसको हम डेफरल पीरियड कहते हैं। डेफरल पीरियड का मतलब क्या है कि सामने वाले ने आपको कितना टाइम दिया है पेमेंट करने। तो जब हम एसेट्स और लायबिलिटीज के डिफरेंस को एडजस्ट कर देते हैं, तो उसको हम नेट ऑपरेटिंग साइकिल कह देते हैं। तो नेट का मतलब क्या होता है कि जो रिसीवेबल है और जो पेबल है, इनके कन्वर्जन पीरियड का डिफरेंस क्या आ गया आपका। ठीक है बेटा। तो एक तरीके से अगर मैं इसको और भी आसान करूं, तो आपके पास पहले कैश था, उस कैश को आपने रॉ मेटेरियल में कन्वर्ट किया, रॉ मेटेरियल से आपने उसको वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट किया, उसके बाद आपने उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, फिनिश गुड्स से वो चले गए डेटर्स की फॉर्म में, और डेटर्स ने आपको दे दिया पैसा, और वापस वो किस में कन्वर्ट हो गया, कैश में कन्वर्ट हो गया। इसी को बोल देते हैं हम ऑपरेटिंग साइकिल। अब मुझे बताओ बेटा, ये पीरियड जितना ज्यादा बड़ा होता चला जाएगा, यानी कि आपकी वर्किंग कैपिटल साइकिल जितनी लॉन्ग हो जाएगी, तो ज्यादा टेंशन हो जाएगी ना। सोचो, एक कंपनी यस है सर। वो सिर्फ 1 वीक का टाइम देती है डेटर्स को कि भाई अपने पैसे दे देना, और एक कंपनी 1 मंथ का टाइम देती है। तो किसके पास कैश की शॉर्टेज हो सकती है? एक मंथ वाले के Loan पास सर। giving तो एक कौन company. मंथ मंथ का दे वाले रहा के है? पास। लेकिन अभी सोच के देखो, 1 वीक के अंदर में देने वाली कंपनी के पास लिक्विडिटी अच्छी मात्रा में होगी, अच्छी क्वांटिटी में होगी। 1 मंथ वाला बेटा क्या क्या रिस्क लेके बैठा हुआ है, उसकी टेंशन ये क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी कि अगर 1 महीने के अंदर पैसा नहीं आया है, लेकिन सैलरी तो जाएगी एम्प्लॉयज की, बिजली का बिल भी जाएगा, तो यानी कि इसके ऊपर तो कर्जे बन जाएंगे, बट पैसा भी सामने से आया नहीं। तो अब इसके पास क्या रास्ता बचता है, लोन लेने का, लोन सर। है ना। तो इसका मतलब जब वर्किंग कैपिटल साइकिल बड़ी होती चली जाती है ना, तो आपके ऊपर पे फाइनेंशियल बर्डन बढ़ना शुरू हो जाए। तो कंपनियों को चाहिए कि वो अपनी वर्किंग कैपिटल साइकिल को मैनेज करें। बस इसी का नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। गॉट इट? यस सर। अब इसके बाद इससे जुड़ी हुई बहुत सारी थियरीज हैं और वगैरह वगैरह। और अब हम आते हैं कि जो हमारी वर्किंग कैपिटल है, इसकी क्या क्या अप्रोचेस हैं। तो बड़े आराम से समझते हैं, वहीं पर आज लगभग हमारी सारी क्लास ओवर हो जानी चाहिए। ठीक है। तो ये है टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल नीड्स। कि मुझे जो वर्किंग कैपिटल चाहिए उसकी कितनी टाइप्स हो सकती हैं। तो 2 तरह की वर्किंग कैपिटल नीड्स हो सकती है मेरी। एक को बोलते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल, और एक को बोलते हैं टेम्परेरी। ठीक है। और ये ध्यान रखना, वर्किंग कैपिटल में जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है उसका मतलब क्या था, करंट एसेट करंट सर। एसेट्स। ठीक है। और जो नेट वर्किंग कैपिटल थी उसका मतलब क्या था, करंट एसेट माइनस लायबिलिटी, करंटली करंट करंट लायबिलिटी। लायबिलिटीज। ठीक है।
तो अब हम बात करते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल क्या है। देखो, परमानेंट वर्किंग कैपिटल उस वर्किंग कैपिटल के हिस्से को कहते हैं जो आपको परमानेंटली चाहिए ही चाहिए, इररिस्पेक्टिव की हो क्या रहा है। ठीक है, तो अब आपको कुछ ना कुछ मिनिमम कैश तो हमेशा अपने पास रखना ही चाहिए ना, ताकि भाई अचानक से कोई भी इमरजेंसी आ जाए, मुझे बार बार बैंक ना भागना पड़े। तो वो तरह का जो कैश आपकी कंपनी मेंटेन करके चलती है हमेशा, उसको हम क्या बोलते हैं? परमानेंट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। इसको आप एक एनालॉजी की तरह समझिए। मान लीजिए आपकी स्कूटी है, उस स्कूटी के अंदर में आप सपोज कर लो 5 लीटर का टैंक है उसका। तो आप हमेशा ये मेंटेन कर सकते हो ना कि भाई देखो, मेरी स्कूटी में हमेशा 1 लीटर का बफर तो रहना ही चाहिए, हमेशा रहना चाहिए, परमानेंटली बड़ा होना चाहिए। हो सकता है या नहीं हो सकता है? यस सर। ऐसा आप क्यों कर रहे हो कि मेरे 1 लीटर तो होना ही चाहिए, बिल्कुल खाली नहीं होनी चाहिए? क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट पता है अपनी। रिक्वायरमेंट पता है, और दूसरी ये पता है ना कि मान लो रात को कहीं पर आना जाना पड़ जाए एकदम से, और बिल्कुल ही पेट्रोल खत्म हो गया, आप तो फंस गए वहीं पर। इमरजेंसी तो के लिए सर। इमरजेंसी कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब कोई इस तरीके से मत सोचना आप कि अरे 1 लीटर पैसे में भी 1 लीटर तेल में भी तो पैसा लगेगा, कि क्यों खर्चा करें, जब जरूरत पड़ेगी तभी कर लेंगे, है ना? तो टाइम का कुछ नहीं पता होता, इसीलिए बिजनेसमैन कहते हैं भाई कुछ वर्किंग कैपिटल आपकी ऐसी होगी जो हमें पता है कि भाई ये तो चाहिए ही चाहिए, उसको हम परमानेंट कहते हैं। अब थोड़ी देर के लिए इसको इन्वेंट्री से कंपेयर करके देखिए कि मुझे कुछ ना कुछ इन्वेंट्री तो हमेशा अपने स्टोर रूम में चाहिए ही चाहिए, ताकि जो मेरी डिमांड है, जो मुझे पता है कि इतनी तो आएगी ही आएगी, ये तो मुझे पूरी करनी ही करनी है। लेकिन मान लो दिवाली आ गई, या और कोई क्रिसमस आ गया, या फिर और कोई आपके पास में फेस्टिवल आ गया, तो अचानक से कंपनी की जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड बढ़ेगी ना, तो आपको ज्यादा इन्वेंट्री की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन क्या वो फेस्टिवल पूरे साल तक चलेगा? नहीं सर। नो सर। नहीं। तो जिस टेन्योर में वो फेस्टिवल आ रहा है, उस टेन्योर में आपको ज्यादा इन्वेंट्री चाहिए, और इन्वेंट्री किसका पार्ट है? करंट एसेट का। इसका मतलब आपको ज्यादा क्या चाहिए? करंट एसेट, ग्रॉस ग्रॉस वर्किंग वर्किंग कैपिटल। कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल चाहिए। लेकिन ये क्योंकि टेम्परेरी फेज है, पूरे साल नहीं चाहिए आपको, तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं? टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल का नाम दे देते हैं। तो बताओगे अब आपको कि व्हाट इज योर टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल एंड व्हाट इज योर परमानेंट वर्किंग कैपिटल? इसका मीनिंग बताओ। परमानेंट वर्किंग कैपिटल हो गए जो हमें मिनिमम लेवल करंट एसेट का चाहिए हाँ, तो हमेशा। हाँ, टेम्परेरी सीजनल हो गया, स्पेशल मूवमेंट पे हो गया, वो वर्किंग मतलब कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। सीजन के हिसाब से, इन सब चीजों के हिसाब से वो बदलती रहनी चाहिए, है ना? ये मतलब हुआ ना। सो जो पीडब्ल्यूसी है, यस जो सर। वर्किंग कैपिटल है, इज द वर्किंग कैपिटल विच इज कॉन्टिन्यूअसली, वर्ड को देखना मैं क्या यूज कर रहा हूं, विच इज कॉन्टिन्यूअसली रिक्वायर्ड, जो मुझे किसी भी समय पर चाहिए ही चाहिए। बताओ, क्लियर हो गई यहां तक बात? यस सर। यस सर। क्यों यस सर। चाहिए? टू कंडक्ट क्योंकि उतना सर बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है बिजनेस बिजनेस एक्टिविटी। को ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, क्या वर्किंग कैपिटल जो परमानेंट नेचर की, ये भी वेरिएबल हो सकती है? यस सर। कैसे, एक्सप्लेन करो। नहीं सर, ये तो कांस्टेंट रहेगी ना। हाँ, कांस्टेंट बताओ। रहेगी ना सर। अच्छा चलो, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ आपके सामने। सर चेंज तो होती रहेगी ना परमानेंट कैपिटल भी, बट वो एक हाँ, लेवल से नीचे नहीं जाएगी ना। हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ। देखो, मान लो ये आपका टाइम है, इस वाले एक्सिस पे हम टाइम ले रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पर हम ले रहे हैं वर्किंग कैपिटल। और दो तरह की वर्किंग कैपिटल है, वन इज परमानेंट, अदर इज टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। अब चाहे आपका टाइम फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, फोर्थ ईयर हो, फिफ्थ ईयर हो, आपको पता है कि मुझे इतनी ही वर्किंग कैपिटल की नीड है। तो इस वाली सिचुएशन में आपका ये डायग्राम ऐसा बनना चाहिए। यस सर। यस सर। तो ये तो हो गई मेरी परमानेंट वर्किंग कैपिटल का कर्व,
which is a straight line parallel to x axis. ठीक है यहाँ तक? Now अब इसी टेम्पोररी वहीं फर्स्ट से ईयर, स्टार्ट होगा। हाँ अब फर्स्ट ईयर में ही दिवाली आ गई, सेकेंड ईयर में भी आएगी, थर्ड ईयर में भी आएगी, या हो सकता है सीजनल हो कुछ भी। तो ऐसे वाले मामले में आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो ऊपर नीचे होती रहेगी, यस सर। यस यस सर। सर। है ना? तो मान लो वो रिक्वायरमेंट कुछ ऐसे ऊपर नीचे हो रही है, एक सेकेंड में, ऐसे ऊपर नीचे हो रही है। तो अभी जो टोटल कर्व है, दिस इज योर टोटल वर्किंग कैपिटल, दिस इज TWC, है ना? तो अब जरा एक्सप्लेन करते हैं। ये है मेरा पहला साल, पहले साल में यहां तक इतनी तो मुझे चाहिए ही चाहिए, तो बताओ इतना पोर्शन तो मेरा क्या था? PWC परमानेंट। परमानेंट था। फिर मुझे इससे ऊपर की भी रिक्वायरमेंट आ रही है, मतलब इतना फेज आ रहा है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? टेम्पररी। टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। तो ये जो आपको है ना वेव्स दिख रही है ना सारी, तो ये स्ट्रेट लाइन से ऊपर का जितना भी एरिया आपको वर्टिकल नजर आएगा उसको हम बोलते हैं टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। अब मेरा पता है आपसे क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या ये नहीं हो सकता कि जो हमारी PWC वाली लाइन है वो अपवर्ड स्लोपिंग हो, हो मतलब सकती है ऐसे। सर। हो सकता है सर, अच्छा, अगर उसका एक्सपैंड क्या करेंगे मतलब? बिजनेस तो हो सकता है सर। इसका मतलब यही होगा कि अगर हमारा बिजनेस ही ग्रो कर रहा है ना, ग्रोअर केस में यस तो सर। इसका मतलब कि ये लाइन ऐसी भी हो सकती है। तो बहुत यस से लोग सर। धोखा खा जाते हैं कि परमानेंट का मतलब हो गया कि फिक्स हो गई। हाँ वही मतलब है हालांकि उसका, लेकिन वो उस तरह के बिजनेस में जो क्या नहीं कर रहे हैं, ग्रोथ सर। सर दोज आर स्टेगनेंट। हाँ स्टेगनेंट है, ग्रो नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर मैच्योर ग्रो फेज में करेंगे सर। तो हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसे ही मान लो कि किसी का बस इतना बड़ा घर है और उसको बस एक वॉचमैन चाहिए, तो वॉचमैन की सैलरी कैसी हो जाएगी? फिर फिक्स हो जाएगी। फिक्स सर। लेकिन अब अगर जैसे सर उसने आईटीसी के अपना घर, एग्जांपल हो सकता है ना सर, इसमें आईटीसी एचयूएल वगैरह का एग्जांपल हो सकता है हाँ इसमें। बेटा कुछ भी, मतलब आप अपना बेस बढ़ाते चले जाइए, आपकी जो PWC है वो भी बढ़ती चली जाएगी, है ना? यानी कि दोनों डायग्राम्स आपको लॉजिकली समझ में आ जाने चाहिए। अब रही बात इस वाले वेव्स की, तो बताओ अकॉर्डिंगली हमारे जो TWC है वो कैसी होनी चाहिए? वो ऐसी होनी चाहिए। तो हमें टेम्परेरी फेज इजीली पता चल जाएगा ना फिर यहाँ से। यस सर। यस सर। तो ये वाला हिस्सा जो है ये मेरा टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल हो जाए, और जो ये वाला हिस्सा है ये मेरा क्या रहेगा? परमानेंट रहेगा। बस जो परमानेंट है ना वो भी एक्चुअल में प्रोग्रेसिव है, और जो ऊपर वाला डायग्राम है उसमें परमानेंट कैसा है? इन एक्चुअल में वो परमानेंट है। बताओ यहाँ तो बात समझ में आ गई? यस सर। सर ये डायग्राम जो है ये टोटल कॉस्ट और फिक्स देखो रहा वो ठीक है कि जो फिक्स कॉस्ट होती है वो कांस्टेंट रहती है, वैसा मैच हो रहा है, लेकिन आई थिंक उन दोनों को कंपेयर नहीं करना चाहिए यहाँ पर, वो भले चाहे थोड़ी बहुत शेप मैच कर रही हो। ठीक धीरज? यस सर। यस सर गॉट इट सर। चल, अब पॉइंट ये उठता है कि ये जो आपने अभी हमने पढ़ लिया ये वाला कि भाई वर्किंग कैपिटल इसको बोलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि वर्किंग कैपिटल में एक कॉन्सेप्ट होता है, इसको हम नेट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। दैट मीन्स कि वो हिस्सा ऑफ वर्किंग कैपिटल जो आप किन से फाइनेंस करोगे, लॉन्ग टर्म से या शॉर्ट टर्म से? NWC का क्या मतलब था? सर विद लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म से। इसका मतलब ये हुआ कि वर्किंग कैपिटल को हम चाहें तो शॉर्ट टर्म से भी फाइनेंस कर सकते हैं, हम चाहें तो लॉन्ग टर्म से भी फाइनेंस कर सकते हैं। तो मुझे बताओ अगर मैं करंट लायबिलिटी 0 ही कर दूं यहाँ पर, तो मेरी NWC कितने के बराबर आ जाएगी? तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि मैंने अपनी सारी वर्किंग कैपिटल किससे फाइनेंस करी है फिर? लॉन्ग सर टर्म। प्लीज रिपीट। मैं ये कह रहा हूँ मान लो अगर मैंने CL को 0 कर दिया है ना, तो NWC भी क्या आ जाएगी फिर? CA के बराबर आ जाएगी। तो इसका मतलब यही होगा ना कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है लॉन्ग टर्म लोन्स की या फाइनेंसिस की?
जितनी Yes, आपकी sir. सी की वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि हम कई अप्रोचेस निकाल सकते हैं कि भाई लॉन्ग टर्म फंड्स यूज करें या शॉर्ट टर्म यूज करें। इन्हीं अप्रोचेस की 3 कैटेगरीज है और ये थियरी के एंगल से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यही हमारा अब अगला टॉपिक है कि जो हमारी वर्किंग कैपिटल होती है उसके जो फाइनेंसिस हैं उसको हम कैसे फाइनेंस करें ना, लॉन्ग टर्म लें या शॉर्ट टर्म लें, ये हमारे को सीखना है। तो इसमें से एक अप्रोच का नाम है, इसको हम बोलते हैं अप्रोचेस ऑफ वर्किंग कैपिटल फंडिंग और फाइनेंस। ठीक है, तो इसमें जो हमारी पहली कैटेगरी है, पहली कैटेगरी को हम बोलते हैं मैचिंग अप्रोच। और इसी का दूसरा नाम होता है हेजिंग अप्रोच। तो ध्यान रखना, ये थियरी के पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसके अपने डायग्राम्स हैं सबके अलग अलग। ठीक है, तो मैचिंग अप्रोच और हेजिंग अप्रोच, अगर आप मैचिंग वर्ड को समझ जाओगे ना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैचिंग अप्रोच पता है क्या कहती है कि आप है ना अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट के हिसाब से है ना अपने फाइनेंसिस को मैच करा दो। इसका क्या मतलब हुआ, बताओगे मुझे? कैपिटल कितने तरह की होती है, अभी हमने पढ़ी है थोड़ी देर पहले। नीड्स की कितने तरह की होती है? लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सर। नहीं नहीं, लॉन्ग टर्म नहीं, परमानेंट एंड टेम्परेरी होती है। तो मैचिंग अप्रोच ये कहती है कि भाई जो आपकी परमानेंट वर्किंग कैपिटल है ना उनको तो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिस से कर दो, और जो आपकी टेम्परेरी है, टेम्परेरी इज अ शॉर्ट टर्म फिनोमिना और द लॉन्ग टर्म फिनोमिना, Sir, short term. तो उसको शॉर्ट टर्म फाइनेंसिस से कर दो, मैच करा दो, है ना। तो ब्रॉडली ये अप्रोच क्या कहती है कि अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, बताओ मैंने अभी क्या बताया कि जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल, बताओ वो किससे फाइनेंस की जाती है? Long term assets. और लॉन्ग टर्म फाइनेंस्ड बाय लॉन्ग टर्म फाइनेंसिस। तो करा दिया ना, लॉन्ग टर्म को लॉन्ग टर्म से जोड़ दिया एक तरीके से, है ना। और बताओ, एंड दूसरी तरह की कौन सी वाली कैपिटल थी आपकी? टेम्परेरी सर टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल, उसको क्या करना है? शॉर्ट टर्म By short term. इज फाइनेंस्ड बाय शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस। अब बताओ, क्या मैंने ऊपर आपको परमानेंट के और टेम्परेरी के डायग्राम सिखा दिए और आपको समझ में आ गए? Yes, sir. तो अब हम Yes, क्या sir. करेंगे, इन्हीं डायग्राम्स का यूज करके अपनी इस अप्रोच को बस शो करेंगे डायग्राम में कि इसका क्या मतलब है। तो एक डायग्राम बना रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, जनरली किस तरह के बिजनेस होते होंगे, प्रोग्रेसिव या फिर ऊपर वाले, मतलब नीचे वाला डायग्राम या ऊपर वाला? कौन चाहेगा कि मैं मेरा किस सर ये तरह का डिपेंड बने? करता है, लेकिन सर ये लोग कौन? डिपेंड करता है सर। न्यू, हाँ हाँ, न्यू अगर स्टार्टिंग स्टेज में है तो नीचे वाला चलेगा, स्टार्टिंग अगर नया नया बिजनेस है, और अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो ऊपर वाला डायग्राम। हाँ, लेकिन लोग तो चाहेंगे ना कि वो नीचे वाले में रहे हम, Yes, sir. मतलब हम प्रोग्रेस ही करते रहें।
तो यही एक रीजन है हम इसी हाँ डायग्राम को जी बेस बना रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप ऊपर वाला यूज करके इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अधिकतर बुक्स है ना नीचे वाले को लेकर काम चला लेती हैं। तो चलो, ये थी मेरी PWC, परमानेंट वर्किंग कैपिटल। और जो मेरी वेव्स थी वो ये बिल्कुल इससे ठीक है। सो इट वाज माय टोटल वर्किंग कैपिटल। तो अब मुझे बताओ किसको किससे फाइनेंस कर दिया आपने। नाउ सपोज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरी ये है, तो बताओ इतने वाला हिस्सा कौन से वाली वर्किंग कैपिटल थी। The long term. नहीं नहीं, इतने वाला हिस्सा कौन से वाली Permanent. वर्किंग कैपिटल थी। परमानेंट थी ना। The परमानेंट permanent. इतने परमानेंट वाले हिस्से को फिर आप कहाँ से अरेंज करोगे। Sir, with long term finances. तो ये लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस। अब चलते हैं ऊपर वाले हिस्से पे, इसी से हम ऊपर की तरफ गए। इस वाले हिस्से को आपने क्या नाम दिया था। Temporary working capital. टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। तो इसको आप किससे फाइनेंस करोगे। शॉर्ट So by टर्म short term. शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस। इस तरह की अप्रोच को हम बोलते हैं मैचिंग अप्रोच, ठीक है। और इसका दूसरा नाम है हेजिंग अप्रोच, ठीक है। और इसका एक नाम और है, उसको हम बोल देते हैं सेल्फ लिक्विडेटिंग अप्रोच। हालांकि आपके SLM में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसका एक दूसरा नाम है हमारे पास में। सेल्फ लिक्विडेटिंग अप्रोच भी कह सकते हो आप इसको। और एक लोग इसको कुछ है ना मैच्योरिटी अप्रोच भी बोल देते हैं। तो आप किसी भी नाम से जान लीजिए इसको, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ अदर नेम्स में। और सेल्फ लिक्विडेटिंग या मैच्योरिटी अप्रोच। मैच्योरिटी वर्ड बता सकते हो क्यों बोल रहा होगा वो ऐसा। जैसे ही जो चीज की जैसी मैच्योरिटी हो उस हिसाब से कर लो, ठीक है। यहाँ तक बात। बेटा बताइए कोई ऐसे स्टूडेंट जिसको ये बात समझ में ना आई हो। Understood, sir. ठीक है। Now we come to the second type of approach, which is known as a conservative approach. मैं कंजर्वेटिव अप्रोच का ना डायग्राम बना रहा हूँ और आप मुझे बताना इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। और जैसे आप मुझे डायग्राम इंटरप्रेट कर दोगे ना, मैं समझ जाऊंगा कि आपको अभी तक ऊपर का जो मैंने पढ़ा है समझ में आ गया। बताओ ये जो वेव वाला कर्व था ये कौन से वाली वर्किंग कैपिटल थी। The सर temporary. ये टोटल टोटल सर ये टोटल थी, इट वाज टोटल टोटल वर्किंग कैपिटल, ठीक है। और नाउ सपोज दिस इज माय लाइन, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये जो आपकी टोटल वर्किंग कैपिटल है इसके ऊपर के जो लाइन है, आप में से कौन बताएगा व्हाट डज इट मीन। रिपीट सर ये करना एक बार परमानेंट क्वेश्चन। लाइन है, फिर से सोच के परमानेंट है देखना, सर। कई बार कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम आ जाती है। इसका चलो मैं कलर चेंज करूं क्या, क्योंकि ब्लू दिखेगी आप। अपर बॉन्ड है सर। क्या ये PWC है। हाँ जी नहीं सर। यस धीरज सर, तुम्हें नहीं क्यों लग रहा है। PWC है। बताओ जिन बच्चों को भी ये PWC लग रही है क्यों लग रही है। सिर्फ इसलिए कि ये ऊपर सर वाले सर डायग्राम इसलिए कुछ। हाँ बोलो। नहीं सर नहीं नहीं
नहीं क्यों नहीं, अभी सर तो ये बोल रहे थे। सर बोलो। मतलब कंजर्वेटिव ये नाम से ही पता चल रहा है कि इस अप्रोच में जो है परमानेंट जो मतलब जितना ज्यादा वर्किंग कैपिटल है, जितना रिक्वायरमेंट है, उसमें उधार हम कम लेंगे। ओके मतलब एक्चुअली करंट सर हमने लायबिलिटी जो है वो कम पीडब्ल्यूसी है। पढ़ा था अभी कि उसमें मिनिमम एक वो चाहिए होगा फंड, कंटिन्यूसली चाहिए होगा, उस बेसिस पे पीडब्ल्यूसी रहेगी सर। नहीं बेटा, मेरा क्वेश्चन शायद आप समझे नहीं। तो मेरा क्वेश्चन ये, इस हाँ जी हाँ बोलो वंदना बोलो। सर इस अप्रोच में क्या है कि ये जो परमानेंट जो है ना, परमानेंट वर्किंग कैपिटल, वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस से लिया जाएगा, और ये जो टेम्पररी वर्किंग कैपिटल है वो शॉर्ट टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म मतलब हाँ बताओ जल्दी बताओ। अ, क्या है ये जो ऊपर की लाइन है, इज इट पीडब्ल्यूसी? मेरा क्वेश्चन बस ये था, हाँ अप्रोच क्या जी यस उसको सर, हाँ ये जी बोलते हैं? पीडब्ल्यूसी है। हाँ पीडब्ल्यूसी जी है। पीडब्ल्यूसी हाँ जी। लेकिन अगर ये पीडब्ल्यूसी होती, चलो मुझे बताओ, टीडब्ल्यूसी का फॉर्मूला है, मतलब टोटल वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल प्लस परमानेंट वर्किंग, है ना? हाँ तो जी अगर रेड लाइन, ध्यान से बताना मुझे, अगर रेड लाइन को आप पीडब्ल्यूसी बोल रहे हो, मतलब परमानेंट वर्किंग कैपिटल बोल रहे हो, हम्म, तो देखिए ना ये इक्वेशन थोड़ी अजीब सी फिर फील कराएगी आपको। यहाँ देखो, सर यहाँ तक टोटल आ गई, फिर ये ऊपर का कुछ अलग सा, ये नंबर क्या बता रहा है? सर ये नंबर ये बता रहा है सर कि जितनी उसको टोटल वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उससे वो कम रख रहा है सर, परमानेंट वर्किंग कैपिटल। ओके, कुछ और नहीं है इसके अलावा? सोचो और। या जल्दी सर जल्दी ये भी बोलो। हो सकता है ना सर, सर ये भी इसमें हो सकता है सर कि जो उसकी टोटल वर्किंग रिक्वायरमेंट है वो जो है ना कुछ टाइम, मतलब वो सॉरी, जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो समटाइम्स जो है ना सर चेंज हो रही है। देखो अब मैं बताता हूँ क्या है, इसको हटाओ पीडब्ल्यूसी से। दिस इज जस्ट एन एवरेज रिक्वायरमेंट, ठीक है? ये जो आपने ऊपर के, आपको इसके हाईएस्ट पॉइंट नजर आ रहे हैं ना, ये वाले अपर बाउंड वाले, बताओ ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट ये है कि भाई इससे ऊपर नहीं जाएगी आपकी रिक्वायरमेंट, इसके अंदर अंदर चीजें चलती रहेंगी। तो अब बात समझ में आई? अब भी लग रहा है पीडब्ल्यूसी है? नो सर। तो अगर आप ये लाइन को एक एवरेज पाथ मान लो कि जो हमारा टीडब्ल्यूसी है, अगर इसको लीनियरली बताया जाए, ये तो कर्व्ड की फॉर्म में है ना, अगर हम इसको लीनियरली बता दें, ठीक है, तो एक रेड लाइन मुझे कुछ मिलेगी। अगर ये आप सारा का सारा फाइनेंस यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, किससे निकाल दो? लॉन्ग टर्म सोर्सेज से निकाल दो। उसको कंजर्वेटिव अप्रोच कहते हैं। तो अब बताओ कंजर्वेटिव अप्रोच क्या हुई? अगर आप अपनी टोटल वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट में से पीडब्ल्यूसी को लॉन्ग टर्म से करते हो और टेम्परेरी को शॉर्ट टर्म से करते हो, तो वो तो मैचिंग बन जाती है। लेकिन अगर आप अपनी टीडब्ल्यूसी की पूरी रिक्वायरमेंट को किससे फाइनेंस कर लेते हो? लॉन्ग टर्म से सर। सर लॉन्ग टर्म से। लॉन्ग शॉर्ट टर्म को हटाए देते हो, हालांकि शॉर्ट टर्म पॉसिबल है लेकिन बहुत मिनिमम अमाउंट के अंदर में। यहाँ तो हम पक्के पक्के हैं ऊपर कि भाई मुझे टेम्परेरी शॉर्ट टर्म से ही करनी है, जबकि मैं यहाँ पर चाहे परमानेंट हो चाहे मेरी कैसे वाली हो, टेम्परेरी हो, मुझे सबकी सब किससे करनी है? लॉन्ग टर्म से करनी है। हालांकि शॉर्ट टर्म की एंट्री हो सकती है बट बहुत ही मिनिमम लेवल पे। तो ये जो आप ऊपर की रेड लाइन देख रहे हो ना, तो वन वे इज दिस की मेरे TWCS का एवरेज पाथ क्या है। तो जरूरी थोड़ी कि एवरेज पाथ ये आपका मैक्सिमम ही हो सकता है। कुछ बुक्स क्या कहती हैं? कुछ बुक्स ये कहती हैं कि भाई ये ऐसे भी हो सकता था। टाइम, वर्किंग कैपिटल, और इसको तो आपने नाम दिया हुआ ही था TWC का,
ठीक है। तो इसके अंदर में देख रहे हो अब क्या फर्क आ रहा है, ये लाइन बीच में से क्या होती जा रही है, कट करती जा रही है। बोलो भाषण में आ गई यहाँ तक। तो अब मैंने इसको एक एवरेज रिक्वायरमेंट की तरह बोला है, तो मुझे बताओगे जो पॉइंट अभी मैं प्रेस कर रहा हूं यहाँ पर, ये वाला पॉइंट, इसमें मेरी रिक्वायरमेंट कहाँ तक है, एवरेज रिक्वायरमेंट बताना मेरी। ये सिर्फ इस रेड लाइन तक, बताइए। जहां तक रेड लाइन जा यस रही है सर। ना, बस उसी को मानना कि वही मेरी एवरेज TWC है। तो बताओ कंजर्वेटिव अप्रोच का मतलब क्या था, सारे फाइनेंसिस किससे कर लो, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म। तो ये एवरेज लॉन्ग टर्म से कर लो। लेकिन सच्चाई ये है कि जो एक्चुअलिटी है वो ये है, तो इतनी को किससे कर लेना, शॉर्ट टर्म से। तो मैंने कहा था ना कि शॉर्ट टर्म एंटर कर सकती है, ऊपर वाले में हम एंटर ही नहीं करने दे रहे हैं, लेकिन अगर वो रेड लाइन बीच में से निकल रही है तो हम उसको एंटर करने दे सकते हैं। अब एक मैं यहाँ एरिया शेड कर रहा हूँ, वो एरिया ये वाला है, दिस वन, जो कि रेड लाइन से नीचे के एरियाज हैं, ये वाले। तो इसका मतलब बताओ क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक मेरी कितनी फंडिंग हो जाएगी लॉन्ग टर्म की, जबकि मेरी एक्चुअल रिक्वायरमेंट सिर्फ कहां तक आ रही है, यहां तक। मान रहे हैं इस बात को। यस सर। यस सर। तो मुझे बताओगे कि जो इतना हिस्सा बचा हुआ है ये वाला, ये हिस्सा क्या बताएगा आपको। सर एक्सेस सर अवेलेबिलिटी। कैश इन हैंड। हाँ, कि आपके पास जो आइडल पड़ा हुआ रिसोर्सिस है वो क्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह की सिचुएशन में अगर वो रेड लाइन के नीचे का जितना एरिया शेड हुआ हुआ है, ये जो स्काई कलर में आपका एरिया शेड हुआ हुआ है, ये सब आपका क्या होगा, आइडल रिसोर्सिस पड़े हुए हैं आपके पास, यानी कि ये आइडल फंड है। अब बताओ आइडल फंड का आप क्या कर सकते हो। सर री इन्वेस्ट। इसको हम कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्ट इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, यानी कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर दीजिए इसका। यही इसका एक फायदा भी दिख रहा है हमारे को। और अगर ये कर्व इससे ऊपर निकल जाए, मतलब रेड लाइन से, तो ये रेड कलर के जो एरियाज शेड हो रहे हैं, तो बताओ रेड कलर के एरियाज क्या शो करेंगे, हमारी कौन से तरह की फाइनेंसिंग। सर ये इमरजेंसी फंड हो सकते हैं कि नहीं बेसिकली कभी भी रिक्वायर हो। हाँ हाँ, तो उनको हम मतलब कैसे फाइनेंस, इमरजेंसी में कभी भी तो शॉर्ट टर्म हम हाँ तो हम मतलब शॉर्ट टर्म कर क्रेडिट ले सकते हैं। सकते हैं। ठीक है, तो बताओ ऊपर वाले डायग्राम में नीचे वाले में कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको, वैसे तो दिख ही रहा है ना। लेकिन फिर भी एक फंडामेंटल डिफरेंस क्या है कि ऊपर वाले में हमने शॉर्ट टर्म का स्कोप क्या कर दिया, 0 कर दिया था। है ना। लेकिन ऊपर वाले में हमने देखा था कि जो ये वाला है, जैसे कि ये वाला एरिया आएगा, बताओ ये कौन से वाला हो, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। शॉर्ट टर्म ये आइडल फंड का केस सर होगा। आइडल फंड। ठीक है ना, यानी कि हम इनको क्या कर सकते हैं, कहीं पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जबकि उसमें हमने शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का स्कोप उड़ा दिया। तो मैंने कहा था ना, अगर हम कंजर्वेटिव अप्रोच कर रहे हैं तो हमारा ब्रॉडरली जो वर्किंग कैपिटल है वो कहाँ से फाइनेंस होती है, लॉन्ग टर्म से ही फाइनेंस होती है। बेटा यहाँ तक बताइए, क्लियर हो गई ये वाली बात। यस सर। चलिए अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट तरह की अप्रोच पे, विच इज नोन एज योर एग्रेसिव अप्रोच। ठीक है,
चलिए इसका मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ और मुझे बताना अब आपको कितना एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए, ठीक है, कि वो सर एक क्या चीज बता रहा है। हाँ बोलिए। एक चीज कंफर्मेशन चाहिए था। ये जो हम्म। कंजर्वेटिव अप्रोच है सर, ये जो आपने लाइन खींची है सीधी वाली, वो कलर के साथ बोलना, ये रेड कलर वाली ये बोल जो रहे हैं। रेड कलर, हाँ वो तो एवरेज वर्किंग कैपिटल हुआ ना। हाँ वो एवरेज है, वो मतलब असली वाली रिक्वायरमेंट नहीं है, वो बस सिर्फ उस कर्व का एक लीनियर पाथ है बस। ठीक है ना। ठीक है सर। हाँ तो इसके वाई एक्सिस पे WC मतलब टोटल वर्किंग कैपिटल, ठीक है, ये सब ले रहे हैं। तो मैंने एक कर्व बनाया, बताओ ये कौन सा कर्व होता है, ये वाला। बताइए कौन सा कर्व है, TWC। ठीक है, अब एक लाइन ड्रॉ करी हमने और नाउ द लाइन इज दिस वन। ठीक है, यहाँ तक बताओ पॉइंट समझ में आता है। PWC, yes sir. अब मैंने एक लाइन और ड्रॉ करी एंड दिस लाइन इज से दिस वन। और ये जो अब मेरी रेड लाइन है, सपोज ये मैं आपको गिवन कर रहा हूँ कि दिस इज माय PWC। ठीक है, यहाँ तक बताइए बात समझ में आती है। मैंने अब आपको बोल दिया है कि ये जो मेरी डॉटेड लाइन है ये क्या है, PWC। और जो ब्लैक कलर वाली लाइन है टोटल वर्किंग कैपिटल है। ठीक है, और अब ये जो मेरी ब्लू लाइन आ रही है, ठीक है, इसमें अब आपको बस क्या देखना है, आपने जो इतना हिस्सा है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, ये लॉन्ग टर्म सोर्सेस है। और जो यहां से लेकर यहां तक का सारा हिस्सा है, ये आपकी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है। Short term. अगर ये डायग्राम है तो मुझे बताओ इसका क्या मतलब क्या होगा। इसका मतलब सर ये हुआ कि लॉन्ग टर्म कैपिटल जो है ना वो ऑप्टिमम रख रहा है। नहीं, ध्यान रखना इस बार आपको PWC सर पता ही है, PWC की लाइन है ये जो आपको रेड कलर की लाइन दिख रही है। सर इसका मतलब ये है जो एवरेज हमें रिक्वायरमेंट होती है हम अपने लॉन्ग नहीं टर्म नहीं फाइनेंसेस से करें। वंदना बेटा, जो आपकी PWC है ना, वो अब एवरेज हाँ नहीं है, PWC है बस वो तो। नहीं, ब्लू लाइन जो है वो एवरेज है। ठीक है, हाँ ठीक है, तो ब्लू लाइन एवरेज है सर, तो वो जो एवरेज है हम अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंस से अरेंज करें, बाकी जो है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस से अरेंज करें। चाहे फिर वो सर परमानेंट मैं में क्यों बोलूं ना। सर, हाँ धीरज बोलो। हाँ सर इसमें सर ये कह रहा है कि जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है ना सर, हाँ उससे उस रिक्वायरमेंट से भी कम रिक्वायरमेंट वो जो है लॉन्ग टर्म से फुलफिल कर रहा है। हाँ, ये बिल्कुल 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 सही है, लेकिन इसको थोड़ा सा और जनरलाइज करो। अभी वंदना ने जो बोला इसी बात को तुम्हारी बात के साथ में मर्ज कर देते हैं कि टोटल वर्किंग कैपिटल में जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है उसको भी हम किससे फाइनेंस कर रहे हैं इस केस में। शॉर्ट टर्म है सर। इस केस में तो थोड़ा बट शॉर्ट टर्म से बट कर रहे हैं सर। हाँ, बट नॉट द एंटायर पार्ट, है ना। देखो यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम तीनों अप्रोचेस को देखें तो यहाँ पर तो हमारी सीधी सीधी की PWC को सीधा किससे लेकर आओ, लॉन्ग टर्म से लेकर आओ। जबकि एग्रेसिव में वो क्या कह रहा है कि PWC का कुछ हिस्सा आप किससे निकाल सकते हो, लॉन्ग टर्म से, और कुछ हिस्सा हाँ जी, किससे शॉर्ट निकाल टर्म सकते हो, से। शॉर्ट टर्म से। और टेम्परेरी तो हाँ आ ही जी। रही है हमारी शॉर्ट टर्म से।
आ गई बात समझ में यहाँ तक? बेसिकली अब ये क्या, इससे क्या हाँ, सीखा यस आपने? यस ये सर। कुछ नहीं है, बस ये के तरीके हैं कि हाँ भाई आप शॉर्ट टर्म भी लगा सकते हो, आप ये मतलब मॉडरेट अप्रोच भी लगा सकते हो, आप इस अप्रोच का भी यूज कर सकते हो, इस अप्रोच का भी यूज कर सकते हो, बाकी तो ये सारे एकेडमिक वर्क सर हैं, दैट मीन्स। हाँ बोलिए। सर इसका मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म एसेट्स मतलब ज्यादा नहीं है, उसकी लिक्विडिटी थोड़ी कम है। नहीं, जो ये आपको ब्लू कलर येली लाइन दिख रही है ना, ये एक तरीके से एवरेज रिक्वायरमेंट है बस। हो सकता है आपको ये कम इसलिए दिख रही है क्योंकि डायग्राम में छोटा दिख रहा है आपको, मतलब वो कर्व जीरो के थोड़ी ज्यादा करीब दिख रहा होगा, इसी वजह से सोच रहे हैं आप? नहीं सर, बट रिक्वायरमेंट मतलब शॉर्ट टर्म से क्यों फुलफिल कर रहे हैं, ये पूछ रही हूँ। अच्छा, पूछ ये रहे हो कि शॉर्ट टर्म क्यों चाहिए? हो सकता है कि जो शॉर्ट टर्म आपको जो इन्वेस्टमेंट मिल रहे हो ना, वो सस्ते मिल रहे हो। देखो क्वेश्चन में आपको आपका ये होना चाहिए हमें ऐसा कब करना चाहिए, इंस्टेड ये कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, द पॉइंट यस इज सर। कि आपके जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिस है, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिस है, इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस अलग अलग होंगी, दोनों की जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग है वो अलग अलग होंगी, आपके बिजनेस की नेचर बहुत अलग अलग होंगी। तो आप इन फैक्टर्स को ध्यान में रख के देख लीजिए कि इस टाइम पर क्या मैं इस पोजीशन में होंगी कि मैं वो इतना मोटा ब्याज, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिस होते हैं और जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिस होते हैं, इनकी जो कॉस्ट होती है, यानी कि जो इनकी इंटरेस्ट रेट होती है, इसमें फर्क होता है, इनमें डिफरेंसेस होते हैं। देखो एक बात बताओ, अगर आप मुझसे उधार मांगने आओ और आप मुझसे कहो कि मुझे 20 ईयर्स के लिए पैसा चाहिए, तो बताओ मेरे लिए ज्यादा रिस्क है या कम रिस्क है? ज्यादा ज्यादा। रिस्क है। ज्यादा रिस्क है ना? ज्यादा रिस्क है तो सर। उस ज्यादा रिस्क को कवर करने के लिए सामने वाला पर्सन आपसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन करेगा इंटरेस्ट की, हाँ या ना? इन जनरल। यस हाँ सर। जी। बिल्कुल सर। इसका मतलब कि जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिस होते हैं ना, जनरली माने जाते हैं दे आर एक्सपेंसिव, तो ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक ओके सर, नाउ अंडरस्टूड। है ना? और जो शॉर्ट टर्म होते हैं, शॉर्ट टर्म के केस में ये होता है कि भाई मैं 4-5 दिन में वापस कर दूंगा या 1 महीने में वापस कर दूंगा, उस हिसाब से ब्याज चलता है। इसको यील्ड कर्व कहते हैं, तो यील्ड कर्व के थ्रू भी हम स्टडी करते हैं, और यील्ड कर्व की जो शेप है वो डिफरेंट डिफरेंट तरह की हो सकती है, ये मैंने जो आपको बताया इन जनरल बताया है। तो किसी का भी कोई श्योर शॉर्ट आंसर नहीं है कि यही होगा, हमें बस ये देखना पड़ता है कि आपके बिजनेस की पोजीशन क्या है, किस तरह का आपके फाइनेंसिस अवेलेबल हैं आपके पास, और सामने वाला आपको कितने ब्याज पर ही पैसे दे सकता है, आपकी कैपेबिलिटी क्या है कि आप आइडल फंड को कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ब्ला ब्ला करके ऐसी बहुत सारी बातें। ठीक है। यस सर। हाँ बोलो बच्चे। सर इसमें से ज्यादा पॉपुलर या ज्यादा कौन सा यूज होता है और किस बिजनेस पे यूज हो रहा है, कोई 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 भी ऐसे मतलब नहीं है किस हमारे पास। सेक्टर में? हाँ, एज सच हमारे पास कोई डेटा नहीं है इसका कि कौन सी अप्रोच हम ज्यादा यूज कर रहे हैं। द पॉइंट इज कि डिपेंड्स अपॉन टोटली कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपके बिजनेस के हिसाब से क्या अप्रोच ठीक बैठती है। मैं फिर से बोलूंगा कि आपको अपने बिजनेस में कंपेयर करना होगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म फंड्स के साथ जाते हो तो आपको कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, शॉर्ट टर्म के साथ जाते हो तो कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। इफ यू थिंक कि शॉर्ट टर्म वाले जो है वो बहुत ज्यादा सस्ते हैं कंपेयर टू लॉन्ग टर्म सोर्सेज, तो ऐसे वाली सिचुएशन में आप बताओ आप क्या फंडिंग करना चाहोगे, ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट टर्म को लेना चाहोगे, है ना? हाँ अब मतलब इसी मैं तरीके से शॉर्ट टर्म, सर शॉर्ट टर्म मैं तभी लूंगी ज्यादा से ज्यादा जब मेरा हाँ बिजनेस ग्रो कर रहा होगा और ज्यादा हाँ रिटर्न्स, मतलब ज्यादा जो है कि मेरे सेल्स ज्यादा हो रही है, तभी मैं शॉर्ट टर्म लूंगी, नहीं तो बिल्कुल, और आई प्रेफर जनरली फॉर लॉन्ग सीजनल टर्म। टाइप के, हाँ जनरली सीजनल हाँ टाइप के जी। बिजनेसेस होंगे। ठीक है। हाँ यस सर यस सर। हाँ सर ऐसा कभी सिचुएशन आता है सर कि जो TWC का जो कर्व है शॉर्ट टर्म से ओवरलैप हो जाए सर? TWC यानी कि टोटल वर्किंग कैपिटल जी, शॉर्ट टर्म से ओवरलैप हो जाए सर। शॉर्ट टर्म से ओवरलैप इन द सेंस क्या मतलब हो जाएगा? मतलब सर शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल जैसे आपने PWC के नीचे कर्व बनाया है ना सर, नीचे में जो हाँ। कर्व बनाया है बेस में, तो मैं ये कह रहा हूँ सर शॉर्ट टर्म का जो वर्किंग कैपिटल का जो वो है ना सर, उससे जो है ना ये आपका TWC ओवरलैप कर जाए। मतलब ये जो ब्लू लाइन है और PWC सेम हो जाए? यस सर। हाँ पॉसिबल है, एवरेज ही तो है, एवरेज हो सकता है PWC के बराबर आ जाए, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है।
बट प्रैक्टिकली नहीं होता होगा ना सर? हाँ, प्रैक्टिकली तो इतने सुंदर डायग्राम ही नहीं बनते। हम्म प्रैक्टिकली हमें सर्टेनिटी के साथ पता कहाँ होता है। देखो जैसे मान लो ये मैचिंग अप्रोच है। मैचिंग अप्रोच तो इस एजम्पशन पे बेस्ड है कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि 30 डेज की वर्किंग कैपिटल होगी या 30 डेज फेस्टिवल चलेगा तो 30 डेज का ही मुझे फाइनेंस मिल जाएगा। ये सब इतना आसान हम्म होता ही नहीं है ना। यस तो सर। रियल लाइफ में तो सिचुएशन करीबी करीबी हो सकती है। ये तो मैंने फिर से एकेडमिक है, समझने के लिए हम ये डायग्राम्स बना रहे हैं। जी सर, गॉट इट सर। ठीक, तो अब हम थैंक यू नेक्स्ट सो मच क्लास सर। में पढ़ेंगे इसके आगे के टॉपिक, जैसे कि इन्वेंट्री का मैनेजमेंट हमें कैसे करना है। ठीक है, एक जस्ट इन टाइम सिस्टम होगा, वो सब हम। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू गुड सो नाइट सर। मच। थैंक यू ओके सर। सर, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक सर। यू। थैंक यू।